इंटरेस्टिंग स्टोरी 02 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 चैप्टर 1 अंडरस्को। दो हैंडसम लड़के सोफे पर बैठे थे। एक ने ब्लू सूट और अंदर व्हाइट शर्ट पहना हुआ था। ऊपर के दो बटन खुले हुए थे। उसकी आंखें गहरी काली थी और बाल सलीके से सेट किए हुए थे। उसकी हाइट 6.4 थी। वो दिखने में गोरा रंग और हल्की हल्की बियर्ड, पतले होंठ थे। उसके हाथ में दारू का ग्लास था और वो सामने जहरीली मुस्कान के साथ उसके शिप ले रहा था। वो और कोई नहीं, ऋषभ अरोरा था। वहीं उसके बगल में ब्लैक सूट पहने लड़का बैठा था। वो एक्सप्रेशन लेस बैठा था। हल्की हरी आंखें, गोरा रंग, बियर्ड, 6.4 हाइट, पतले होंठ, ब्राउन हेयर। उसके एक हाथ में फोन था और दूसरे हाथ में ड्रिंक का ग्लास था और वो फोन में बिजी था। वो और कोई नहीं, सौरभ अरोरा था। ये दुनिया के बेस्ट बिजनेसमैन और इंडिया के यंग बैचलर थे। उनकी उम्र करीब 26 साल के आसपास थी। तभी म्यूजिक बजता है। सौरभ का ध्यान भी उस तरफ जाता है और ऋषभ का भी। एक लड़की चल के आती है। उसने गोल्डन हिल पहनी थी। उस लड़की ने गोल्डन कपड़े पहने थे जो काफी शॉर्ट थे। मिनी नेट गोल्डन स्कर्ट और नेट ब्लाउज। उसके ऊपर मिरर वर्क किया गया था। वो लड़की थोड़ी सावली पर दिखने में बाला की खूबसूरत थी। स्माइलिंग फेस, उसके हल्के गुलाबी होंठ जिस पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक और लाइट मेकअप, पतली कमर, 402-830 साइज था। भूरी आंखें, कमर तक आते बुरे बाल। तभी उसके पर लाइट ऑन होती है। वो और कोई नहीं, हमारी रूह उर्फ रूही मिश्रा थी। म्यूजिक बजता है। रूही डांस कर रही थी। ऋषभ अपने शिप पीते हुए उसे ही देख रहा था। सौरभ की भी नजर उस और चली जाती है। मुश्किल में है जीना, ट्यून दिल ये छीना, हो गई पागल देखो, प्यार में ये हसीना। मुश्किल में है जीना, ट्यून दिल ये छीना, हो गई पागल देखो, प्यार में ये हसीना। दर्द ए दिल की राहत टू, धड़कानों की मन्नत टू, हसन का दरिया हूं मैं, और मेरा साहिल टू। कुसु 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 कुसु, सुबह 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 नहीं मेरा। कुसु 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 तेरा, सुबह सुबह नहीं मेरा। रूही अपनी कमर हिलाने लगती है और अपने हाथों से सटेप करने लगती है। कुसु 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 तेरा, सुबह 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 नहीं मेरा। कुसु 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 तेरा, सुबह सुबह नहीं मेरा। टू हाई है मोहब्बत और टू हाई है नशा, टू नहीं टू मेरी ये जिंदगी सजा। रूही ऋषभ के पास जाके उसके ग्लास को अपने हाथ में लेके उसे ड्रिंक पिलाने लगती है और उसके चेहरे पर हाथ फेराकर ग्लास नीचे रख देती है। नाम लेके मेरा पास आइए हजूर, इश्क में हमको भी कर दीजिए मशहूर। सौरभ के पास जाके उसके हाथ में से फोन छीनकर उसके हाथ को पकड़कर ग्लास ऊपर कर उसे ड्रिंक पिलाने लगती है इबादत मेरी जान की आफत भी टू, टू सफर है हम सफर है, सफर की मंजिल टू। कुसु 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 तेरा, सुबह 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 नहीं मेरा। कुसु 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 तेरा, सुबह सुबह नहीं मेरा। कुसु 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 तेरा, सुबह 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 नहीं मेरा। कुसु 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 तेरा, सुबह सुबह नहीं मेरा। ऋषभ खड़े होते हुए रूही के साथ स्टेज पर जाता है और रूही की खुली कमर और नगे पर अपने हाथ फहराने लगता है। रूही थोड़ा असहज हो जाती है। नजरों से वार करे, एक ना हजार करे, गलियों में यार तेरी, लोग बेसुमार मारे। ऋषभ भी उसके साथ डांस करने लगता है और उसे कमर और पैर पर टच करने लगता है। रूही थोड़ा दूर होने की कोशिश कर रही थी। कुछ टू बदल गए, कुछ टू संभाल गए, और कई ऐसे भी थे जान से फिसल गए। तेज जहर तेरा, जलवा केहर तेरा, कम कभी होगा नहीं, उफ असर तेरा, तेरे जैसे झूठा लगे मुझको ये वादा तेरा, एक धोखा टू। कुसु 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 तेरा, सुबह 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 नहीं मेरा। कुसु 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 तेरा, सुबह सुबह नहीं मेरा। कुसु 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 तेरा, सुबह 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 नहीं मेरा। कुसु 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 तेरा, सुबह सुबह नहीं मेरा। ऐसे ही गाना खत्म होता है। ऋषभ रूही के पास आकर उसे किस करने ही वाला होता कि रूही उसे जोर का थप्पड़ मार देती है। सौरभ भी थप्पड़ की आवाज सुन ऊपर देखता है। ऋषभ गुस्से से लाल हो गया था। सौरभ बहु गुस्से से लाल हो गया था। तभी रूही वहां से रोते हुए भाग जाती है और कपड़े चेंज कर क्लब से निकल जाती है। सौरभ खड़ा होकर अपने असिस्टेंट राघव से, पता लगाओ इसके बारे में। राघव, जी बॉस। ऋषभ सौरभ के पास आकर बैठ जाता है और गुस्से से 2-3 पैक पीने लगता है। सौरभ उसे गले लगाते हुए, शांत हो जा, तेरा गुस्सा किसी की जान भी ले सकता है, खुद को कंट्रोल कर।
ऋषभ, भाई मुझे वो चाहिए अभी के भी। सौरभ, तुम्हारे भाई पर भरोसा नहीं है क्या? और गुस्से से, मेरे छोटे भाई पर मेरे सिवा कोई हाथ उठाए, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, अब वो लड़की को भुगतना पड़ेगा। सौरभ ऋषभ से 10 मिनट बड़ा था, इसलिए उसे भाई ब्रो जो मन में आए बुलाता था। चैप्टर 2, ऋषभ अरोरा। अब तक आपने देखा। सौरभ, तुम्हारे भाई पर भरोसा नहीं है क्या? और गुस्से से, मेरे छोटे भाई पर मेरे सिवा कोई हाथ उठाए, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, अब वो लड़की को भुगतना पड़ेगा। सौरभ ऋषभ से 10 मिनट बड़ा था, इसलिए उसे भाई ब्रो जो मन में आए बुलाता था। अब आगे। रूही भागते हुए अपने घर जाती है और घर अंदर से बंद कर देती है। रूही अपने दोस्त माया के साथ पेन गेस्ट में रहते थे और यहाँ ही पार्ट टाइम जॉब कर खुद की स्टडी और रहने का खर्चा दोनों उठाती थी। रूही रूम में जाके रोने लगती है। थोड़ी देर बाद घर पर माया आती है। कमरे में पूरा अंधेरा था, खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी। कोने में बैठकर एक लड़की रो रही थी। माया भागकर रूह को गले लगा देती है। माया, क्या हुआ रूह? क्यों ऐसे रो रही है? रूह सुबकते हुए, सॉरी तुम्हें अब पैसे नहीं मिलेंगे, मैंने सब गड़बड़ कर दी, और रोने लगती है। माया उसे शांत कराते हुए, शुश शांत हो जा और जो कुछ भी हुआ वो मुझे बता। रूह, वो आज जो क्लब में चीफ गेस्ट आने वाले थे उनमें से एक को मैंने गुस्सा कर दिया, और रोने लगती है। माया जो कुछ भी हुआ वो सब बता देती है। वहीं ये सब सुन माया वहीं नीचे बैठ उदास हो जाती है। रूही उसे देख अपने आंसू पोंछती और उसे कहती है, नहीं नहीं तुम उदास मत हो, मैं कुछ करती हूँ, हमें बहुत जल्द पैसे मिलेंगे और ध्रुव का इलाज होगा। माया रोते हुए, नहीं रूह, मैं मेरे स्वार्थ के लिए तुझे खतरे में नहीं डाल सकती। रूही, ये क्या बोल रही है? ध्रुव भी मेरे भाई जैसा है, मैं कुछ करती हूँ। ध्रुव माया का छोटा भाई 15 साल का था, उसे अस्थमा था, उसे आईसीयू में एडमिट किया गया था, उसके इलाज के लिए 2 लाख मांग रहे थे। माया ने करीब 80,000 दे से पैसे इकट्ठा कर दिए थे, 1,12,000 करने बाकी थे। माया पार्ट में क्लब में काम करती थी, पर उसके मैनेजर ने उसे ऑफर दी थी, अगर वो चीफ गेस्ट के सामने डांस करेगी तो उसे 50,000 मिलेंगे। पर ध्रुव की तबीयत अचानक खराब हो गई, वो सांसें नहीं ले पा रहा था, इसलिए माया को ध्रुव के पास जाना पड़ा। तभी माया के फोन पर मैनेजर का कॉल आता है। माया डरते हुए कॉल पिक करती है। यशवंत खन्ना गुस्से से, तुमने किसे भेजा था? माया, आज क्लब में वो लोग कौन थे तुम्हें पता है? अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। माया रोते हुए, नहीं सर, हमें माफ कीजिए प्लीज। यशवंत गुस्से से, तुम्हारी दोस्त को कहो उनसे माफी मांगे। माया रूही की हालत देख, सर ठीक है, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, पर मैं मेरी दोस्त को उस जाहिल के पास नहीं भेजूंगी। रूही माया से हाथों से फोन खींचकर, सर मैं उनसे माफी मांगने को तैयार हूं, आप एड्रेस मैसेज में भेज दीजिए, मुझे कहाँ मिलना ही उनसे। यशवंत, गुड कहकर कॉल कट कर देता है। वहीं रात के वक्त एक लड़का जिम में पंचिंग बैग पर बॉक्सिंग कर रहा था और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। वो करीब 1 घंटे से पंचिंग कर रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी पूरी पसीने वाली थी। वो आदमी शर्टलेस था। तभी उसका फोन बजता है। वो आदमी रुककर फोन स्पीकर पर करता है। ऑन द कॉल अंडरस्को, हेलो सर, वो लड़की मांग गई है आपसे माफी मांगने के लिए। वो आदमी तिरछा मुस्कुराकर, दैट्स गुड, और कॉल कट कर डेविल स्माइल दे देता है। वो आदमी सामने देखकर, सॉरी भाई, मैंने आपके करने से पहले कुछ कर दिया, पर मुझे इस बेइज्जती का बदला लेना है उससे, और हंसने लगता है। वो आदमी चलकर बालकनी के दरवाजे के पास आता है और वहां खड़ा रहता है। चांद की रोशनी मानो उसके घठीले बदन पर पड़ रही थी। वो देखने हैंडसम लग रहा था। वो आदमी डेविल स्माइल के साथ, तुमने ऋषभ अरोरा से पंगा लिया है, इसकी भरपाई तो तुम्हें करनी पड़ेगी, और वहां से चला जाता है। माया के फोन पर मैसेज आता है, उसमें किसी होटल का पता लिखा गया था। माया मैसेज देख रूही को मना करती है। माया, प्लीज रूही मत कर ऐसा, वो आदमी कुछ भी करा सकता है, तुमसे मत जा। रूही, मैं ध्रुव के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, उसने मुझे भी बीड़ी दीदी बोला था। और मैं तुम्हारे लिए बहु करूंगी। माया, माया, तुम्हें कुछ करने की जरूर नहीं है, कहीं और से पैसे ला देंगे। रूही, नहीं माया, जब मेरी सगी माँ ने मेरा साथ छोड़ा तब तुम्हारे बाबा ने मेरा साथ दिया, मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया, एक माँ का भी एक बाबा का भी। ध्रुव ने मुझे बहन माना, तुमने मुझे अच्छा दोस्त माना, तो मैं कुछ भी करूंगी।
माया, अगर बाबा जिंदा होते तो क्या तुम्हें ऐसे वहां जाने देते? हान _ हम तीनों ही एक दूसरे के लिए मत जा। रूही, तुझे मेरी कसम आगे कुछ बोली तो मैं जाऊंगी। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। माया अपना सिर हिला देती है। रूही और माया कुछ खाकर सो जाते हैं। चैप्टर 3 होटल रूम। अब तक आपने देखा। माया, अगर बाबा जिंदा होते तो क्या तुम्हें ऐसे वहां जाने देते? हान _ हम तीनों ही एक दूसरे के लिए मत जा। रूही, तुझे मेरी कसम आगे कुछ बोली तो मैं जाऊंगी। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। माया अपना सिर हिला देती है। रूही और माया कुछ खाकर सो जाते हैं। अब आगे। मॉर्निंग मुंबई। रूही उठती है और अपने बेड के पास रखी बप्पा की मूर्ति को देखकर उनके दर्शन करती है और हाथ जोड़कर, हे विघ्नहर्ता, हमारे सारे विघ्नहर और माया ध्रुव को हमेशा खुश रख, और उसे भी कहकर उठकर नहाने चली जाती है। वो फ्रेश होकर नाश्ता बनाती है और सीधा विनायक मंदिर के लिए निकल जाती है। वो बप्पा के पास हाथ जोड़कर प्रे करती है और आज कुछ बुरा ना हो उसके लिए प्रार्थना करती है। वो होटल के लिए निकल जाती है। रूही ने आज सिंपल ग्रीन अनारकली सूट पहना हुआ था। करीब 1 घंटे बाद वो होटल पहुंच जाती है। वो होटल में रूम नंबर 547 में जाने लगती है और डोर नॉक करती है। अंदर से एक रौबदार आवाज आती है, कमिंग _ रूही डरते कदमों से अंदर जाती है और सामने देख चौंक जाती है। ऋषभ किसी महाराज की तरह सोफे पर बैठा था और बड़े ही आराम से हुक्का पी रहा था और उसके कष्ट छोड़ रहा था। ऋषभ डेविल स्माइल के साथ, आ गई तुम। रूही दूर खड़े होकर बस चुपचाप खड़ी रहती है और कुछ नहीं बोलती। ऋषभ एक कष्ट भरत आए है और रूही के पास चलकर आता है और उसके मुंह से धुआं निकाल उसके मुंह पर छोड़ता है। रूही खांसने लगती है और अपना मुंह दूसरी तरफ कर देती है। ऋषभ, हम तो तुम आ गई। रूही गुस्से से, आप पहले मुझसे दूर जाए। ऋषभ मुस्कराते हुए, मैं अभी पास कहाँ आया है तो तुमसे दूर जाऊं। रूही खुद पीछे चली जाती है और जल्दी से, आई एम सॉरी _ अब ठीक है, प्लीज आप मैनेजर को कहकर मेरी दोस्त की जॉब बचा लीजिए। ऋषभ रूही के पीछे गोल घूमकर _ और उससे पीछे से अपनी बाहों में भरकर, तो मिस समाज सेविका अपनी दोस्त की नौकरी बचाने आए हैं हम, नोट बेड, और उसकी गर्दन पर समेल करने लगता है। रूही, नहीं, मैं आपसे माफी मांगने आए हूँ। ऋषभ उसे छोड़ गुस्से से सोफे पर बैठता है। झूठ, तुम्हारी आंखों मुझे कोई गिल्ट नहीं दिख रहा है। रूही अपने मन में, गलती किसने की और माफी कौन मांग रहा है, और गुस्से से उसे घूरने लगती है। ऋषभ डेविल स्माइल के साथ, मैं ऐसे नहीं माफ करने वाला। रूही परेशान होकर, तो मुझे क्या करना होगा जिससे मुझे माफी मिले? ऋषभ अपने दोनों पैर आगे कर, अपनी नाक रगड़ कर मुझे से माफी मांगो। रूही चौंकते हुए गुस्से से, ऐ क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऋषभ गुस्से से, नो तुम नहीं _ आप स्माइल विद हॉर्न्स, और अपनी दोस्त की जॉब और कल के पैसे चाहिए तो माफी मांग लो मुझसे। रूही पहले पीछे हटती है पर उसे ध्रुव का चेहरा अपने आंखों के सामने याद आता है। वो अपने घुटने के बल बैठती है और नाक नीचे कर ऋषभ के जूतों पर रगड़ने ही वाली होती है कि तभी रूम का दरवाजा खुलता है। ऋषभ और रूही दोनों दरवाजे के सामने देखते हैं। ऋषभ चौंक जाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ माया सुबह रूही के जाने के बाद उठती है। वो किसी को कॉल लगाती है पर सामने से कोई कॉल नहीं उठाता। माया उदास हो जाती है। माया अपने मन में, मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग नहीं रखा, तुम कुछ आगे बन पाओ, तुम्हें हमारी परिस्थितियों की असर तुम पर नहीं हो, इसलिए मैंने तुम दूर भेजा है। माया उठकर वॉशरूम चली जाती है और फ्रेश होकर रूही ने बनाया हुआ नाश्ता थोड़ा खाकर ध्रुव के लिए भी ले जाती है। माया अपने मन में, आज मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? माया टैक्सी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। माया टैक्सी से हाईवे के रास्ते से जा रही थी। तभी सामने से रॉन्ग वे में से एक लोडेड ट्रक आ रहा था जिसकी ब्रेक फेल थी। माया के टैक्सी ड्राइवर ध्यान फोन में था। वो फोन में अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर रहा था। तभी टैक्सी ड्राइवर का फोन नीचे गिर जाता है। वो उठाने के लिए नीचे झुकता है, तभी ट्रक सामने आ जाते हैं। माया का ध्यान सामने जाते ही वो जोर से अंकल चिल्लाती है पर तब तक देर हो चुकी थी। टैक्सी कहीं दूर जाके पिलर से जा टकराती है। टैक्सी वाले की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं माया को भी सिर पर अपने पूरी बॉडी पर कई जगह चोट लगी थी। तभी वहां एम्बुलेंस आती है।
और माया को और उस ड्राइवर को लेके चली जाती है। चैप्टर 4 न्यू एंट्री और मौत। अब तक आपने देखा कि माया का एक्सीडेंट हो जाते है और तभी वहां एम्बुलेंस आती है और माया को और उस ड्राइवर को लेके चली जाती है। अब आगे माया आईसीयू में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। माया अपनी फोन की तरफ देखते हुए उस नर्स को उखड़ी सांसों से मेरे फोन में लास्ट डायल नंबर पर बार बार कॉल करना और उसे मेरी सारी खबर दे देना और मेरा फोन भी कहकर उसकी आंखें बंद हो जाती है। वहीं ऋषिकेश गंगा तट पर शाम का समय सूरज डूब रहा था। एक लड़की गंगा तट पर शिव तांडव कर रही थी। जटाटवी गलजल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डिमर 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 डिमनिनादवट डिमरवयम जटाकटा हसम भ्रम भ्रमन नीलिम निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धानी धगत धगत गज्ज्वल ललाट पट्टे पावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतीक्षण मामा 2 धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर्द्रिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धरणी निरुद्ध दुर्धरापदी कवचित विगंब्रे मनो विनोदमेतु वस्तुनि 3 चकार चंद तांडव तनोतु न शिव शिवम 1 सहस्र लोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणी विधुस्रांघ्रिपीड भूः भुजंगराज माल्या निबाध जाट जुटका श्रिय चिरा जायता चकोर बंधु शेखर 5 ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुरिगभा निपीत पंचसायकम निमन निलिंपनायम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखर महाकपाली संपदे शिरोजयाल मस्तु नः 6 कराल भाल पट्टिकाद गध गद धगज्वल अधनंजया धरीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनिक शिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम 7 नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरस्फो तकुहु निशथिनीत महाप्रबंध बंधुकंधर निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृति सिंधुर कलानिधान बंधुर श्रीयम जगंध धुरंधर 8 तभी एक छोटा लड़का दौड़कर उस लड़की के पास आता है। कृष्ण दीदी कब से आपके फोन कॉल बज रहा है? माया दीदी के नाम से 10 मिस कॉल आ चुके हैं। करिशा गुस्से से छोटू कॉल उठाकर कहे दो कृष्ण कहीं गंगा में बहकर चली गई। वो छोटा बच्चा ना समझी में कॉल पिक करता है और प्यार से हेलो बोलता है। कृष्ण बस छोटू को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसकी सांसें फूली हुई थी। तभी वो बच्चा टूटी फूटी आवाज से हॉस्पिटल बोलता है। कृष्ण चौंकते हुए हॉस्पिटल छोटू फोन दो मुझे कहकर फोन ले लेती है। करिशा हेलो कौन? सामने नाज जी ये जिनका फोन है उनकी डेथ हो चुकी है, आप उनकी क्या लगती है? तभी करिशा जी वो मैं उनकी छोटी बहन हूँ, उनकी क्या ये माया दी है कहकर खुद को संभाल नहीं पाती और नीचे बैठ रोने लगती है। कृष्ण 19 साल ऋषिकेश के आश्रम में रहने वाली वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही ही अपने स्कॉलरशिप पे दम पर पढ़ रही थी और शाम को अनाथ बच्चे और कई बच्चों को तांडव सिखाती थी। ऋषभ और रूही दोनों दरवाजे के सामने देखते ही रूही ने अपना सिर ऊपर किया था जिससे से कोई भी बाहर का व्यक्ति आए तो वो रूही और ऋषभ को गलत ही समझे। ऋषभ चौंक जाता है, रूही की आंखें भी बड़ी और नम हो जाती है। तभी एक रौबदार आवाज आती है, ये क्या कर रहे हो मिस्टर ऋषभ अरोरा? ऋषभ चौंकते हुए डेड मिस्टर अरोरा जी मिस्टर ऋषभ अरोरा आपका बाप मिस्टर रविकांत अरोरा कहकर सामने बैठी रूही को देखता है। ऋषभ डेड आप यहाँ ऐसे क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह रविकांत जी रूही को खड़ा कर गुस्से से तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना? एक शरीफ लड़की के साथ ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ऋषभ नो डेड आप गलत समझ रहे हैं, ये लड़की से मैं तो अंडरस्को इतना ही कह पाया था। तभी रविकांत जी बस ऋषभ बस और कोई सफाई नहीं, तुम्हारे आसपास लड़की हो और वो भी एक ही कमरे में और तुम अय्याशी ना मनाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ये सुन रूही की आंखें बड़ी हो जाती है। रूही धीरे से अगर मुझे पता होता तो मैं माया को लेके आती। ये बात ऋषभ ने सुन ली थी, वो गुस्से ही रूही को घूरने लगता है। रविकांत जी उसे क्या घूर रहे हो, अपने भाई से कुछ सीखो, पूरा दिन काम करता है, मेरे बिजनेस को कहां से कहां ले गया और लड़कियों की और देखता भी नहीं और तुम हो कि अंडरस्को। ऋषभ गुस्से से भाई के साथ मैंने भी मेहनत की है डेड, उतना मेरा भी हक है सब पर, बस फर्क इतना है कि वो फ्री टाइम में और मीटिंग्स करते हैं और मैं अंडरस्को। तभी रविकांत जी बात काटते हुए टोंट में लड़कियों के साथ हयाशी स्मक
ऋषभ कुछ बोलने ही जाने वाला होता है, तभी रविकांत जी रूही की ओर देखते हुए बड़े प्यार से, क्या मजबूरी थी रूही बेटा जो तुम इस नालायक के पास आए। ऋषभ खुद की इतनी तारीफ सुन आग बाबूला हो रहा था। Tears of joy। ऋषभ गुस्से से मन में, वाह रूही बेटा गुड और मुझे नालायक। तभी रूही नम आंखों से, वो इनसे मैं माफी मांगने आई थी। उद्धरण चिन्ह। रविकांत जी क्यों बट। रूही फिर जो हुआ वो बताने का सोचती है, पर ऋषभ की तरफ देखकर जो गुस्से से उसे मना कर रहा था। रूही कल मुझसे कुछ गलती हो गई थी अंडरस्को तो मैं माफी मांगने आई थी, इतना ही बोल पाए तभी रविकांत जी बीच में। रविकांत जी डेविल स्माइल करते हैं और ऋषभ से वार्न करते हुए, अगर तुम्हें मेरी जायदाद में हिस्सा चाहिए तो आज की आज इस लड़की से शादी करनी पड़ेगी और पूरे हक से उसे अपनी पत्नी मानना होगा। उद्धरण चिन्ह। रूही चौंक जाती है और नम आंखों से रविकांत जी को देखने लगती है। ऋषभ गुस्से में, डेड मुझे आपकी जायदाद की कोई जरूर नहीं है, मैं खुद अपना एम्पायर खड़ा कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अब आगे कौन है वो लड़की, क्या ऋषभ शादी के लिए हाँ कहेगा। चैप्टर 5 रुद्राक्षांश मल्होत्रा। रविकांत जी डेविल स्माइल के साथ, ठीक है अगर ये लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनी तो मेरा मरा मुंह देखोगे। ऋषभ गुस्से से, नोट फेयर डेड। रविकांत जी एवरीथिंग इज फेयर इन लव। ऋषभ गुस्से से रूही को घूर रहा होता है और वहां से जाने लगता है। तभी रविकांत जी हाथ पकड़, आज के आज शादी कर घर ले जाओ इसे, और हाँ 2 दिन बाद मैं आ रहा हूँ घर, मुझे मेरी बहू घर में चाहिए कहकर ऋषभ का हाथ छोड़ देता है। रूही नम आंखों से, क्यों अंकल आपने मुझे एक भी बार नहीं पूछा। रविकांत जी मेरा बेटा बुरा नहीं है बेटा, हालत ने उसे ऐसा बना दिया है, प्लीज उससे शादी कर लो, मुझे यकीन ही तुम्हारी जैसी सुशील लड़की मेरे बच्चे को सुधार देगी, उसे वापस पहले जैसा कर देगी। रविकांत जी हाथ जोड़कर, प्लीज बेटा। रूही तभी फ्लैशबैक में खो जाती है अंडरस्को। वहीं दूसरी ओर वाराणसी में सुबह के 4 बजे एक लड़का गंगा नदी में से बाहर आता है और हाथ जोड़कर सूर्य जहां से राइज होने वाला है वहां प्रणाम करता है और पानी से बाहर आता है। उस लड़के ने सिर्फ सफेद धोती नीचे पहनी हुई थी, राइट छाती पर महाकाल का टैटू था। वो हाथ जोड़कर मंदिर की ओर बढ़ने लगता है और महादेव के सामने आके उनको नमन करता है और तांडव करना शुरू करता है। जटाट्वी गलजल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डिमर 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 डिमनिनादवट डिमरवयम चकार चंद तांडव तनोतु न शिव शिवम 1 जटाकटा हसम भ्रम भ्रमन नीलिम निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धानी धगद धगद गज्ज्वल ललाट पट्टे पावके किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतीक्षण मामा 2 धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुर्द्रिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धारणी निरुद्ध दुर्धरापदी कवचिद्विगंब्रे मनो विनोदमेतु वस्तुनि 3 जटाभुज गपिंगल स्फुरत फनामनि प्रभा कदम्बकुकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधुमुखे मदांध सिंधु रस्फुरत्वगुत्तर्य मेदुरे मनो विनोदद्भुत बिंभर्तु भूत भर्तरी 4 सहस्र लोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणी विधुस्रांघ्रिपीठ भुजंगराज माल्या निबाध जाट जुटका श्रिय चिरा जायता चकोर बंधु शेखर 5 ललाट चत्वरज्वल धनंजय स्फुरिगभा निपीत पंच सायकम निमन निलिंपनायम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखर महाकपाली संपदे शिरोजयाल मस्तुनः 6 कराल भाल पट्टिकाद गध गध धगज्वल अधनंजया धरीकृत प्रचंड पंच सायके धराधरेंद्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनिक शिल्पिनी त्रिलोचने मतिर्मम 7 नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरस्फो तकुहु निशथिनीत महाप्रबंध बंधुकंधर निलिम्प निर्झरी धरस्तनोतु कृत्ति सिंधुर कलानिधान बंधुर श्रियम जगंध धुरंधर 8 प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमच्छटा विडंबी कंठकंध रारुचि प्रबंध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिद भावच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांतकच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे 9 अगर्व सर्वमंगला कला कदम्ब मंजरी रसप्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरातकम भावंतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे 10 जयत्वद्भ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंगमस्फुर अधगद्धगद्वी निर्गमत्क्राल भाल हव्यवॉड धीमे धीमे धीमी नन्मृदंग तुंग मंगल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव 11
दृश्यद्वे चित्रतल्प्योर्भुजङ्ग मौक्तिकमसृजो रगरिष्ठरत्नलोष्ट्यो सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणार्विन्दचक्षुषोः प्रजामहि महेन्द्रयोः सम प्रवर्तयन्नः कदा सदाशिव भजे। 12 कदा निलिम्पनिर्झरी निकुज कोटरे वसन विमुक्तदुर्मते सदा शिरस्थमंजलि वहन विमुक्तलोललोचनो ललाम्भालग्निकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। 13 निलिम्प नाथनागरी कदम मौलमल्लिका निगुम्फनिर्भक्षरन् धूषणिकामनोहरः तनोतु नो मनोमुदम विनोदिनीं महनिश परिश्रय पर पदम तदंग जत्विषाचयः। 14 प्रचंड वाडवानल प्रभा शुभ प्रचारणी महाष्टसिद्धिकामिनी जनावहूत जल्पना विमुक्त वाम लोचनो विवाह कालिक ध्वनि शिवेति मंत्रभूष्यगो जगज्जाय जायताम। 15 ईमन हे नितिमेव मुक्तमुक्तमोतम स्तव पठन स्मरण ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति संततम हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथागता विमोहन हे देहना तु शंकरस्य चिंतनम। 16 पूजा सांसमये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन्मीर पठति प्रदोषे तस्य स्थिरा रथगजेन्द्र तुरंगयुक्ता लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रदाति शंभुः। 17 वो लड़का पूरा तांडव जोर से बोल सटेप करने लगता है और तांडव खत्म होकर हाफ रहा होता है। वो महादेव को प्रणाम कर जोर से जय शिव शंभु। तभी पंडित जी पीछे से आते हैं और मुस्कुराकर उस लड़के से रुद्राक्षांश मल्होत्रा। रुद्राक्षांश पीछे मूड नमस्ते पंडित जी कहकर पैर छू लेता है। उद्धरण चिन्ह ये है रुद्राक्षांश मल्होत्रा उम्र 28 साल इंडिया का बेस्ट बैचलर और बिजनेसमैन साथ में दी अरोराज एम्पायर का राइवल जो बदला लेने आया ऋषभ और सौरभ से क्या होंगी इनकी दुश्मनी जो करता है एक लड़की से बेइंतहा प्यार स्माइलिंग फेस और उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। स्वभाव में महादेव का भक्त और उन्हीं की भांति गुस्से वाला साथ में एटीट्यूड और एरोग्रेंट 6 पैक ऐप गोरा रंग काले बाल काली आंखें हर वक्त नौकर और बॉडीगार्ड हर वक्त पीछे घूमते हैं। अंडरस्को शादी अंडरस्को। अब आगे रूही फ्लैश बैक में चली जाती है। ध्रुव और रूही मार्केट के लिए जा रहे थे तभी रूही को एक फ्रूट का ठेले वाला दिखाई दिया। वो ध्रुव को वहीं रोकर फ्रूट लेने चली गई। वहीं ध्रुव रास्ते के साइड आसपास सब देख रहा था तभी उसे अपनी माया दीदी दिखी। वो जोर से चिल्लाते हुए माया दीदी कहकर रोड क्रॉस भागकर कर रहा था। तभी एक कार स्पीड से आती है। ये देख ध्रुव कंफ्यूज होकर वहीं बीचों बीच खड़ा हो जाता है। वहीं ध्रुव के चिल्लाने से रूही और माया दोनों ध्रुव की ओर देखते ही और चिल्लाकर ध्रुव। तभी एक 55 साल का आदमी ध्रुव को धक्का दे रास्ते की दूसरी ओर चला जाता है। ध्रुव और वो आदमी थोड़ा जख्मी हुए थे। रूही और माया भागकर उस आदमी और ध्रुव की ओर आते हैं। माया ध्रुव को खड़ा करती है वहीं रूही उस आदमी को दोनों को खड़े कर वहां साइड पर रखी बेंच पर बिठा देते हैं। माया दोनों को पानी देती है और रूही दोनों को डॉक्टर के पास चलने का बोलती है। तभी दूर खड़े बॉडीगार्ड्स उस आदमी के पास आने लगते हैं पर वो आदमी इशारे उन्हें आने के लिए मना कर देता है। सामने के क्लिनिक में रूही और माया ध्रुव और उस आदमी को लेके जाते हैं और दलाई कराते हैं। रूही हाथ जोड़कर उस आदमी से थैंक्स अंकल आपने मेरी भाई की जान बचाए आपका ये एहसान कैसे में उतारू। माया भी उस आदमी को थैंक्स कहती है और ध्रुव भी। तभी एक गार्ड आकर बॉस चले। वो आदमी हाँ में सिर हिला देता है और रूही को कार्ड देते हुए आई एम रविकांत अरोरा कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर सकती हो बेटा। ये सुन रूही और माया चौंक जाते हैं। अरोरा ग्रुप के मालिक ने हमारे भाई की जान बचाई। रूही थैंक यू सर आपने मेरे भाई की जान बचाए आपका ये एहसान कैसे में चुकाओ। रविकांत जी स्माइल के साथ रूही के सर पर हाथ रख बहुत ही सयानी बेटी हो आप अगर नसीब ने चाहा तो जल्द ही मिलेंगे। रूही हाँ में सिर हिला देती। फ्लैश बैक एंड रविकांत जी उम्मीद भरी नजरों से रूही को देखते हैं। रूही अपने मन में इनका एहसान चुकाना है पर ऐसे नहीं मैं कैसे ऐसे इंसान से शादी कर सकती हूँ जिसे मैं जानती भी नहीं। रविकांत जी धीरे से रूही को कुछ बताते जिससे रूही चौंक जाती है। रविकांत जी अब तुम्हारी हाँ है बेटा। उद्धरण चिन्ह रूही हाँ में सिर हिला देती है। कार में ऋषभ फोन में कुछ कर रहा था तभी रूही आकर कार में डरी सहमी सी बैठती है। ऋषभ उसे खा जानी वाली नजरों से देखते हैं और कुछ कहने ही जाता है कि रविकांत जी आगे ड्राइवर की साइड वाली सीट पर बैठ जाते हैं। रविकांत जी ड्राइवर से कोर्ट ले चलो। ऋषभ डेट अभी। रविकांत जी कल करे सो आज करे सो अब।
ऋषभ गुस्से से रूही को देखने लगता है और मन में कहा, फंस गया मैं इस बहन जी के पास। रूही ने सिंपल व्हाइट ड्रेस पहना हुआ था और नेट का पिंक दुपट्टा था, चोटी से गुथे हुए बाल, फिर भी वो बिना मेकअप के बहुत खूबसूरत लग रही थी। चैप्टर 6 शादी और फार्म हाउस। अब आगे सब कोर्ट पहुंच जाते हैं। ऋषभ और रूही कोर्ट में जाके मैरिज रजिस्टर पर साइन करते हैं। साक्षी के तौर पर रविकांत अरोरा साइन करते हैं। रूही की तरफ से वही साइन करते हैं क्योंकि बड़े आदमी होने के वजह से उनका विरोध कोई नहीं करता। रूही रविकांत जी के पैर पड़ती है। ऋषभ अजीब नजरों से रूही को देखने लगता है। रविकांत जी, देख क्या रहा है, बहू को पैर छू मेरे। फिर ऋषभ भी रूही के साथ पैर छूता है। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ पैर छूटे हुए, डेट को जाने दो फिर मैं बताता हूं, कहकर खड़ा हो जाता है। रविकांत जी ऋषभ से, मैं 2 दिन में वापस घर आ रहा हूं, मेरी बहू मेरे घर चाहिए, वो बहू पूरे मान सम्मान के साथ। ऋषभ रूही का हाथ पकड़ते हुए, या शोडेड आपकी बहुत हमारे घर ही होगी, और रूही का हाथ जोर से दबाने लगता है। रूही को अब दर्द होने लगता है। फार्म हाउस। अब आगे वाराणसी में होटल रूम में रुद्राक्षांश अपनी कॉलर ठीक कर रहा था। तभी रुद्राक्षांश का असिस्टेंट वहां आता है। रुद्राक्षांश का असिस्टेंट आकाश, सर मैम कहीं चली गई है बिना बताए। रुद्राक्षांश गुस्से से, ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, कहकर आकाश से लोकेशन कहाँ बता रही है उसकी। आकाश, मुंबई। रुद्राक्षांश सख्त लहजे में, जेट रेडी करो। आकाश, ये सर। रुद्राक्षांश डेविल स्माइल के साथ, तुम खुद शेर के पिंजरे में गई हो करिशु बेबी। आई एम कमिंग, मुंबई मेरा है, मैं वहां का राजा और तुम रानी, मिलते हैं, कहकर जाने लगता है। वहीं कृष्ण माया की बॉडी देख रोने लगती है और चिल्ला चिल्ला के, क्यों दी तुम हमें छोड़कर गई, कैसे मैं ध्रुव को संभालूं, और ध्रुव हॉस्पिटल में है, आपने ये मुझे बताया भी नहीं, वायदी इतना पराया कर दिया आपने मुझे, दी कौन से राज है जो आपने मुझे छुपा के रखे थे। और रोने लगती है, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। ध्रुव की कंडीशन ऐसी नहीं थी उसे यहाँ लाया जाए, और उसे कुछ बताया भी नहीं था माया के बारे में। कृष्ण अपनी दी की सारी विधि करती है। सारे लोग धीरे धीरे जाने लगते हैं। कृष्ण बस अपनी बहन की चिता को बेसुध होकर देखे जा रही थी। कृष्णा धीरे धीरे वहां से जाने लगती है। तभी वहां एक कार आकर रुकती है और कार में से एक आदमी बाहर आता है। कृष्ण वहां से जाने लगती है, उसे कुछ होश नहीं था। तभी वो आदमी रुद्राक्षांश मल्होत्रा को इग्नोर करके जा रही हो, नोट बैड। कृष्ण रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखने लगती है। वो रुद्राक्षांश को देख भागकर उसे गले लगा देती है। रुद्राक्षांश उसकी पीठ सहला रहा था। आज कृष्ण के पास जो जानने वाला था इस अनजान शहर में, वो सिर्फ रुद्राक्षांश ही था। वो उसे देख जोर जोर से रोने लगती है। कृष्ण रोते हुए मेरी दी कहकर बेहोश हो जाती है। रुद्राक्षांश उसे अपनी गोद में उठाकर कार में बैठाता है और अपने विला लेके जाता है। वहीं दूसरी और ऋषभ की कार में रूही और ऋषभ दोनों बैठे हुए थे। रविकांत जी एयरपोर्ट के लिए चले गए थे। तभी ऋषभ ड्राइवर को मना कर खुद कार चलाने लगता है। ऋषभ बहुत गुस्से में था। उसकी कार की स्पीड 120 पर थी। रूही डर जाती है। ऋषभ रूही को उसके फार्म हाउस में ले चलता है। ऋषभ कार से बाहर निकल रूही को भी निकालता है और उसे खींचते हुए कमरे में ले जाता है। ऋषभ गुस्से से रूही की कमर पकड़ उसे अपने करीब लाता है और गुस्से से रूही से कहता है, तुम्हारी हाँ बोलने की हिम्मत कैसे हुई। हाँ। रूही को ऋषभ की इस हरकत से डर लगने लगता है। ऋषभ गुस्से से रूही को बेड पर फेंक, बहुत शौक है ना मुझसे शादी करने का, चलो सुहागरात तो बनती है ना, कहकर डेविल स्माइल दे देता है। रूही ना में अपना सिर हिलाती है। ऋषभ उसके करीब आते हुए, क्यों इतने नखरे दिखा रही हो, आखिर हो तो एक बार डांसर कितने की साथ सुई होगी, चलो अब अपने ये पति की भी हवस पूरी कर दो। रूही ऋषभ को धक्का देकर खड़ी हो जाती है। वहीं ऋषभ गुस्से से रूही को बेड पर पकड़ फेंकता और खुद उसके ऊपर आ जाता है। ऋषभ अपनी शर्ट निकाल फेंक देता है और रूही का दुपट्टा भी निकाल फेंकता है। रूही ऋषभ को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं था कि रूही ऋषभ को अपना पति नहीं मानती थी, पर ये सब ऋषभ उसे अपना के करता तो रूही उसे प्यार से करने देती। वो रूही का टॉप भी निकाल देता है और दे से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके फोन पर कॉल आता है। ऋषभ चिढ़ते हुए, किस गधे ने मुझे फोन किया, कहकर अपना फोन उठाता है। फोन में फ्लैश हो रहे नाम को देखकर ऋषभ अपने मुंह से जीभ निकाल देता है और मन में, भाई
ऋषभ रूही का मुंह दबा देता है जिससे रूही की आवाज सौरभ को ना सुनाई दे। ऋषभ ऑन कॉल, हेलो हाँ ब्रो बोलो। सौरभ, ऋषभ तुम्हें अभी के अभी नागपुर जाना होगा 2 दिन के लिए। ऋषभ, क्यों भाई? सौरभ, उस मल्होत्रा ने हमारी नागपुर वाली कंपनी में कुछ इश्यू कर दिए हैं। ऋषभ, ओके ब्रो मैं अभी निकालता हूँ। सौरभ, वैसे तू कहाँ है छोटे? ऋषभ, वो मैं एक मीटिंग इतना ही बोल पाया था कि रूही अंडरस्को 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 रूही अंडरस्को करती है और ऋषभ को काट देती है। ऋषभ गुस्से ई रूही को घूरता है जैसे कह रहा हो आवाज मत करना। सौरभ, तू कभी नहीं सुधरेगा कितनी रोज कपड़ों के जैसे लड़कियां बदलता है। ऋषभ बेफिक्र से, रिलैक्स ब्रो और डेविल स्माइल के साथ रूही को देखते हुए, लड़कियां खुद मेरे पास आती है मैं थोड़ी जबरदस्ती करता हूँ, मैं जा रहा कहकर कॉल कट कर देता है। ऋषभ खड़े होकर रूही को देखता है रूही ने सिर्फ पजामा पहना हुआ था और ऊपर सिर्फ ब्लैक इनरवेयर ये देख ऋषभ डेविल स्माइल के साथ, अफसोस मेरी इस ब्यूटीफुल वाइफ के साथ सुहागरात नहीं कर पाया बट डोंट वरी बेबी मिलते हैं 2 दिन बाद मेरे विला में, ये है एड्रेस आ जाना और अब मेरे वॉशरूम से बाहर आने से पहले चली जाना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा कहकर चला जाता है। रूही जल्दी से खड़ी होकर अपने कपड़े पहनकर ऋषभ का दिया हुआ कार्ड उठाती है और वहां से चली जाती है। चैप्टर 7 फर्स्ट मीटिंग। अब तक आपने देखा रुद्राक्षांश उसकी पीठ सहला रहा था। आज कृष्ण के पास जो जानने वाला था इस अनजान शहर में वो सिर्फ रुद्राक्षांश ही था। वो उसे देख जोर जोर से रोने लगती है। कृष्ण रोते हुए मेरी दी कहकर बेहोश हो जाती है। रुद्राक्षांश उसे अपनी गोद में उठाकर कार में बैठाता है और अपने विला लेके जाता है। अब आगे रुद्राक्षांश के विला में रात के टाइम कृष्ण की आंखें खुलती है। कृष्ण की आंखें खोल आसपास देखती है, अनजान जगह देख कृष्ण डर जाती है। तभी वो धीरे धीरे सब याद करने लगती है। तभी उससे रुद्राक्षांश को हक करना याद आता है। कृष्ण चौंकते हुए, कृष्ण कृष्ण ये तूने क्या किया? उन्हें कैसे गले लगा दिया तूने? उस दिन की उनकी बदतमीजी भूल गई क्या? कहकर आसपास देखने लगती है। तभी रूम का डोर खुलता है। कृष्ण सामने देखती है रुद्राक्षांश रूम में आ रहा था। रुद्राक्षांश ने ब्लैक लोअर और ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी। उसने टी शर्ट अपनी कोहनी तक फोल्ड की थी। वो कृष्ण के सामने खड़े होकर, वेलकम माय लैंड बेबी। कृष्ण पीछे होकर आप। रुद्राक्षांश डेविल स्माइल कर, हाँ मैं तुम्हारा पति। कृष्ण नाम है सिर हिलाती। रुद्राक्षांश उस रात को भूल गई कहकर डेविल स्माइल दे देता है। कृष्ण उसकी आंखों में देखते हुए उस रात को सोचने लगती है। वाराणसी सारे अनाथ आश्रम के बच्चे घाट पर खेल रहे थे। कृष्ण वहां बैठी बांसुरी बजा रही थी। तभी एक लड़का आकर, दीदी दीदी वो केतु। कृष्ण, केतु क्या? छोटू। छोटू, केतु वो क्लब ड्रग्स। कृष्ण खड़ी होकर, चल मुझे ले चल। छोटू बोल नहीं सकता था, वो टूटली फुटली भाषा बोलता था। कोष्टक। कृष्ण वहां पहुंचकर क्लब के अंदर जाती है और केतु को ढूंढने लगती है। केतु वहीं सामने बड़े लोगों साथ खड़ा था। केतु एक 10 साल का बच्चा था जो डर के कारण ये सब के साथ आया था। वो गुंडे जबरदस्ती उसे यहाँ लाए थे ड्रग्स सप्लाई करने, क्योंकि कभी बच्चों पर कोई शक नहीं करता। कृष्ण केतु के पास जाती है और केतु से, क्या कर रहे हो ऐसी जगह पर? केतु केतु डरते हुए, दीदी वो दीदी अंडरस्को। कृष्ण, चुप बिल्कुल चुप। सामने खड़े गुंडे से तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे छोटे बच्चे से काम कराने का? वो गुंडा गंदी नजर से कृष्ण को देखता है और गंदी स्माइल देते हुए, तो तुम कर दो हमारी हेल्प कहकर अपने प्राइवेट पार्ट पर हाथ रख देता है। कृष्ण गुस्से से, छी। कृष्ण केतु और छोटू को, जाओ यहां से तुम दोनों, ये सेफ नहीं है। दोनों वहां से जाने लगते हैं। कृष्ण भी जाने लगती है। तभी एक गुंडा कृष्ण को पकड़ लेता है और एक ड्रिंक कृष्ण को जबरदस्ती पिलाने लगता है। कृष्ण उसे छूटने की बहुत कोशिश करती है, पर वो गुंडा उसे ड्रिंक पिला देता है। वो गुंडा दूसरे गुंडों से, आज तो हमारी शाम सुहानी होने वाली है, चलो इसे लेके ड्रिंक कहकर कृष्ण को ले जाने लगता है। कृष्ण को अब हल्का हल्का नशा चढ़ने लगा था, पर उसे सही गलत का पता था। कृष्ण उस गुंडे के हाथ को काट कर भाग जाती है। वहीं वो सारे गुंडे भी उसके पीछे जाते हैं। एक गुंडा गुस्से में, पकड़, इससे अच्छा शिकार मिला था आज रात को। सब कृष्ण के पीछे जाते हैं। कृष्ण भागते भागते एक प्राइवेट वीआईपी कमरे में जाती है। वहां सोफे पर कुछ 3-4 आदमी बैठे हुए थे।
कृष्ण वो रूम में जाती और उन आदमियों की हेल्प मांगने उनके पास जाती है। तभी कृष्ण का पैर मुड़ जाता है और वो एक आदमी की गोद में घिर जाती है। सब लोग चौंक जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। वहीं कृष्ण जिस आदमी की गोद में घिरी थी, उस आदमी की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी उस आदमी को कृष्ण की खुशबू मदहोश करने लगती है। वो आदमी कृष्ण का कांपना महसूस कर सकता था। कृष्ण उस आदमी के सीने में अपना मुंह छुपा देती है और धीरे से, प्लीज हेल्प मी। वो आदमी सबको आंखों से इशारा कर जाने को कहता है। सारे लोग इशारा पाकर जाने लगते हैं। तभी वो गुंडे रूम में आते हैं और कृष्ण को उस आदमी की गोद में देखकर डर जाते हैं। वो आदमी गुस्से से उन लोगों देख रहा होता है और अपने असिस्टेंट को उन गुंडों की खातिरदारी करने को कहता है। वो असिस्टेंट अपने बॉडीगार्ड्स को बुला के उन गुंडों को वहां से ले जाने को कहता है और खुद भी रूम के बाहर निकाल जाता है। अब सिर्फ रूम में वो आदमी और कृष्ण थे। वो आदमी कृष्ण को देखते हुए, तुम रुद्राक्ष मल्होत्रा की बाहों में हो जहां तुम्हें हर वक्त सेफ फील होगा, कहकर उसके बालों में हाथ फेरा देता है। चैप्टर 8 टॉर्चर। अब तक आपने देखा। अफसोस मेरी इस ब्यूटीफुल वाइफ के साथ सुहागरात नहीं कर पाया, बट डोंट वरी बेबी, मिलते हैं 2 दिन बाद मेरे विला में। ये है एड्रेस, आज जाना और अब मेरे वॉशरूम से बाहर आने से पहले चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कहकर चला जाता है। रूही जल्दी से खड़ी होकर अपने कपड़े पहनकर ऋषभ का दिया हुआ कार्ड उठाती है और वहां से चली जाती है। अब आगे। मुंबई में शाम हो चुकी थी। रूही ऋषभ के फार्म हाउस से निकलकर हॉस्पिटल की ओर जा रही थी। वो रास्ते में चल रही थी। तभी एक ब्लैक कार साइड में आकर रुकती है और रूही को अंदर खींच लेती है। रूही ये सब से बेखबर कार की बैक सीट पर घिर जाती है। रूही अपनी आंखें खोल सामने देखती है। रूही चौंकते हुए, आप। वो सामने बैठा लड़का कंफ्यूज होकर, व्हाट। रूही डरते हुए, आपने तो कहा था मुझे वहां से जाने के लिए, आप फिर मुझे ये क्यों कैसे। वो सामने वाला लड़का गुस्से से, क्या बोल रही हो, जस्ट शट योर माउथ। रूही उस लड़के का गुस्सा देख डर जाती है। रूही अपनी नजर नीचे कर नम आंखों से, क्या हुआ, इन्हें क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। वहीं वो लड़का गुस्से से रूही को देखे जा रहा था। उसकी नजर रूही के कैपते हुए होंठ की तरफ जा रही थी। तभी रूही डरते हुए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं 2 दिन बाद पक्का आ जाऊंगी, मुझे हॉस्पिटल अंडरस्को इतना ही बोल पाई थी कि वो लड़का उससे किस करने लगता है। वो लड़का रूही को किस किए जा रहा था। रूही उसे धक्का देने लगते हैं। वो लड़का उसे फोर्सफुल होकर किस करने लगता है और रूही के दोनों हाथ को पकड़ लेता है। वो लड़का गुस्से से, चुपचाप बैठी रहो, आगे कुछ बोला तो इससे आगे और कुछ होगा। रूही चुपचाप बैठ जाती है। वो लड़का मन में, क्या सौरभ तू अपने पर कंट्रोल कैसे खो सकता है, पता है ना इस लड़की ने छोटे के साथ क्या किया था। वो गुस्से से अपनी आंखें बंद कर देता है। वहीं रूही अपने मन में तोते हुए, कैसा आदमी है, एक अपनी बीवी को कैसे रडली किस करता ही, मेरी पहेली किस खराब कर दी इस राक्षस ने, स्मक। वहीं अरोरा विला आ जाता है। ये 2 विला जॉइन थे, एक सौरभ का विला और उसके बाजू में ऋषभ का विला। दोनों के कमरे अलग बिल्डिंग में थे पर वॉल बालकनी बाजू में थी। डे से जुड़वा भाई, वे से जुड़वा घर। सौरभ रूही को खींचकर अपने विला में बने गोडाउन में ले जाता है। रूही अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है। रूही को सौरभ ऋषभ ही लग रहा था, उसे सौरभ के बारे में कुछ पता नहीं था और रूही को वहां नीचे फेंक देता है। सौरभ रूही की ठुड्डी पकड़ उसका राइट हाथ पकड़ता है और गुस्से से, ये हाथ से मारा था ना तुमने, कहकर उसका राइट पकड़ लेता है। दोनों हाथ रूही के पीछे कर बेल्ट बांध देता है। रूही रोते हुए, नहीं प्लीज जाने दीजिए, ऐसा मत कीजिए, आई एम सॉरी। सौरभ उसके होंठ पर उनकी रख, शुश, माफी नहीं मिलेगी तुम्हें, कहकर डेविल स्माइल दे देता है। सौरभ गुस्से से, 2 दिन ऐसे रहो बिना पानी और खाने के, अपने हाथों को बांधे रख, कहकर खड़ा हो जाता है और वहां से बाहर जाने लगता है। रूही चिल्लाकर मना करने लगती है पर सौरभ उसकी एक नहीं सुनता। सौरभ रूम बंद कर वहां से चला जाता है। रूही को दर्द हो रहा था। वो उसके दोनों हाथ आगे नहीं आ रहे थे। दोनों हाथों में खिंचाई हो रही थी। रूही ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, ऊपर से उसकी शादी ऋषभ से होगी, उसकी हालत खराब हो रही थी और सौरभ उसे और 2 दिन भूखे रहने का बोला था। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। रूही के हाथों में अब धीरे धीरे दर्द होने लगा था, उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं।
सौरभ सुबह भी नहीं आता उसके पास, रूही बस भागवन से प्रेय कर रही थी। ऐसे ही रूही का दर्द तड़प में पूरा दिन निकल जाता है। उसके हाथ और कंधों पर दर्द होने लगा था। उसे काफी भूख और प्यास लगी थी। रूही पानी के लिए तड़प रही थी। रूही तड़प में कराहने लगी थी। ऐसी ही दूसरी रात बीत जाती है। सुबह 4 बजे सौरभ वहां से गुजरता है। उसे रूही के लंबी लंबी सांसें लेने की आवाज आती है। रूही अंधेरे बंद कमरे में बेचैन होने लगती है। तभी डोर खुलता है, सौरभ अंदर जाता है। सौरभ एक पल रूही की ऐसी हालत देख शॉक हो जाता है। रूही को जगह जगह से खून निकला हुआ था। सौरभ उसे हटाकर ध्यान से देखता है। लीच लगी हुई थी। 2 लीच ने उसका बहुत ज्यादा खून चूस लिया था। सौरभ ओ शीट कहकर रूही के हाथ खोलता है और उसे खड़े कर अपने कमरे की ओर लेके जाता है और डॉक्टर को कॉल कर देता है। चैप्टर 9 रोमांटिक नाइट। अब तक आपने देखा, अब सिर्फ रूम में वो आदमी और कृष्ण थे। वो आदमी कृष्ण को देखते हुए, तुम रुद्राक्ष मल्होत्रा की बाहों में हो जहां तुम्हें हर वक्त सेफ फील होगा, कहकर उसके बालों में हाथ फेरा देता है। अब आगे, अब सिर्फ रूम में वो आदमी और कृष्ण थे। वो आदमी कृष्ण को देखते हुए, तुम रुद्राक्ष मल्होत्रा की बाहों में हो जहां तुम्हें हर वक्त सेफ फील होगा, कहकर उसके बालों में हाथ फेरा देता है। कृष्ण अपना सिर उठाकर ऊपर देखती है। उसे हैंडसम लड़के का चेहरा नजर आता है। उसकी नजर रुद्राक्ष को निहार रही थी। वो धीरे धीरे उसके चेहरे को देखती है और उसके होंठ को जो गुलाबी और पतले थे। कृष्ण को ड्रग्स की वजह से अपने शरीर में गर्मी लगी हुई थी। उसे अपनी प्यास बुझानी थी। वो रुद्राक्ष के करीब जाने लगती है और अपने होंठ उसके होंठ पर रख किस करने लगती है, पर उसे किस करना नहीं आता। ये देख रुद्राक्ष को हंसी आने लगती है। वो कृष्ण को अलग कर, तुम्हें कभी किसी को किस नहीं किया? कृष्ण नामे अपना सिर हिला देती है। रुद्राक्ष तुम्हारी एज क्या है? कृष्ण 19। रुद्राक्ष मैं तुमसे 9 साल बड़ा हूँ। कृष्ण रुद्राक्ष में इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला रुद्राक्ष उसे क्या समझा रहा है। कृष्ण तड़पते हुए, बट आई वॉन्ट यू। रुद्राक्ष डेविल स्माइल कर, सोच लो मेरी बनके रहना होगा हमेशा। कृष्ण कुछ नहीं कहती और उसे किस करने लगती है। रुद्राक्ष उसे अपनी गोद में अच्छे से बैठा देता है और उसे अच्छे से किस करने लगता है। कृष्ण को गर्मी लग रही थी। वो रुद्राक्ष से दूर होकर गहरी सांसें लेती है और फूली सांस में कहती है, गर्मी। रुद्राक्ष एक्ट का पॉइंट बढ़ा देता है। फिर भी कृष्ण को गर्मी लग रही थी। कृष्ण अपना टॉप निकाल के नीचे फेंक देती है। कृष्ण ने ब्लैक इनर पहनी हुई थी। रुद्राक्ष एक तक कृष्ण की कॉलर बोन, सीने और उसकी कमर को देख रहा था। रुद्राक्ष पहली बार किसी लड़की पास गया था। कृष्ण के इतना हॉट बॉडी देख रुद्राक्ष के बॉडी में हलचल होने लगी थी। वो कृष्ण को उठाता है और अपने नीचे कर देता है। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। रुद्राक्ष के हाथ कृष्ण के ऊपर बॉडी में घूमने लगे थे। रुद्राक्ष कृष्ण की कमर को सहला रहा था। वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगता है और कृष्ण की पीठ पर दोनों हाथ फरहाने लगता है। कृष्ण को अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। रुद्राक्ष उसे छोड़ देता है। कृष्ण लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सांस लेने के वजह से उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही थी। रुद्राक्ष का ध्यान कृष्ण की चेस्ट पर था। रुद्राक्ष डेविल स्माइल कर पीछे से हुक खोल देता है, जिससे कृष्ण की इनर खुल जाती है। अब कृष्ण की खुली चेस्ट रुद्राक्ष के सामने थी। कृष्ण को जब एहसास होता है तब वो अपने दोनों हाथों से खुद को कवर कर लेती है। रुद्राक्ष डेविल स्माइल कर हाथ हटा देता है और कृष्ण के दोनों हाथ अपने एक हाथ में लेके उसके नेक पर किस और बाइट करने लगता है। रुद्राक्ष एक हाथ से कृष्ण के एक सीने को प्रेस कर रहा था, जिससे कृष्ण की आह निकल रही थी। रुद्राक्ष धीरे धीरे कृष्ण की चेस्ट की ओर बढ़ जाता है और वहां भी किस और लव बाइट देने लगता है। कृष्ण दर्द की वजह से यहां वहां हो रही थी। रुद्राक्ष से अब और कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो कृष्ण को गोद में ले लेता है और बेड पर सुला देता है और खुद उसके ऊपर आके उसके सीने, गर्दन, हर जगह बाइट और किस करने लगता है। अब रुद्राक्ष के दोनों हाथ कृष्ण के चेस्ट पर थे। वो उससे खेल रहा था। कृष्ण धीमे धीमे सिसकियां ले रही थी। रुद्राक्ष कृष्ण को देखता है जो तड़प रही थी। रुद्राक्ष उसे देख वापस लीप किस करने लगता है। रुद्राक्ष हाथ अब धीरे धीरे कृष्ण के पेट के नीचे जा रहे थे।
रुद्राक्षांश कृष्ण की पेंट निकाल देता है। कृष्ण सिर्फ अब अपने इनवे में थी। रुद्राक्षांश कृष्ण के लोअर में अपने हाथ डाल उसे सहलाने लगता है। कृष्ण की सिसकियां निकल रही थी। रुद्राक्षांश ये देख डेविल स्माइल दे देता है। कुछ मिनटों के बाद रुद्राक्षांश खड़ा होता है और अपनी पेंट निकाल देता है। वो कृष्ण की भी बाकी के कपड़े निकाल देता है। कृष्ण उसके सामने पूरी नूड थी, उससे और कंट्रोल नहीं होता। वो जल्दी से कृष्ण के अंदर समा जाता है, जिससे कृष्ण की एक चीख निकल जाती है। रुद्राक्षांश के जिम और बॉडी होने से उसका स्टेमिना बहुत ज्यादा था। कृष्ण के बर्दाश्त बाहर था, फिर भी उसे एक दर्द के एहसासों में कुछ सुकून मिल रहा था। रुद्राक्षांश 2 से 3 राउंड करता है क्योंकि कृष्ण का पहली बार था। दोनों थक जाते हैं। रुद्राक्षांश कृष्ण को वॉशरूम में लेके जाता है और उसे साफ कर अपनी बाहों में लेके सो जाता है। कृष्ण उसके माथे पर किस करते हुए कल के लिए तैयार रहना बेबी कहकर डेविल स्माइल दे देता है। तुम आए अपनी मर्जी से हो पर जाओगी मेरी मर्जी से। चैप्टर 10 तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। आपने शुरू के कुछ लाइन पढ़ी होगी, आगे मैंने पार्ट एडिट किया है, जरूर पढ़े। अब आगे। सौरभ ओ शीट कहकर रूही के हाथ खोलता है और उसे खड़े कर अपने कमरे की ओर लेके जाता है और डॉक्टर को कॉल कर देता है। सौरभ अपने कमरे में रूही को ले जाता है और मेड से नमक मंगवाता है। वो लीच पर डालता है पर लीच निकल नहीं रही थी। सौरभ फिर अपने बॉडीगार्ड से पेट्रोल मंगवाता है और लीच पर डाल हल्का हल्का लाइट से उसे जलाने लगता है। लीच मर जाती है। तभी डॉक्टर आते हैं और रूही को चेक करते हैं। उसे हर जगह खून निकला हुआ था। उसे पट्टी कर वो मेडिसिन लिस्ट सौरभ को दे देते हैं। डॉक्टर ध्यान रखना, कुछ खाया पिया नहीं और कमजोरी है इन चोटों की वजह से। सौरभ हाँ में सिर हिला देता है। थोड़ी देर बाद रूही को होश आता है। वो सौरभ को देखकर डर जाती है और अपने कदम पीछे करने लगती है। तभी सौरभ मेड से कहकर खाने को मंगवाता है और रूही को खाने को बोलता है, पर रूही के हाथ हिंजत है। रूही खाने की तरफ किसी भूखे शेर की तरह देखती है। सौरभ रूही की हालत देख खुद उसे खिलाने लगता है। रूही ऐसे सौरभ के हाथ से खाना खा रही थी। रूही के लास्ट निवाले पे दरवाजे से किसी की आवाज आती है। तभी दोनों दरवाजे की ओर देखते हैं। सौरभ चौंकते हुए खड़ा हो जाता है। रूही सौरभ को खड़ा होता हुआ देख रही थी। तभी वो शख्स, माय सन तुम यहाँ लड़की के पास। तभी सौरभ, वो मोम, इतना ही कह पाया था। तभी सौरभ की मोम सजाना जी। सजाना जी बेटा तेरी गर्लफ्रेंड है ना। सौरभ गुस्से से, नो मोम। सजाना जी थोड़ा गुस्से से, ये सब क्या है, मैं क्या समझूं। सौरभ, मोम कुछ नहीं, कुछ देर की मेहमान है, चली जाएगी। सजाना जी गुस्से से, इस बार तेरी नहीं चलने वाली, तू मुझे भी अपने कमरे में नहीं आने देता और आज ये लड़की कैसे आ सकती है। उद्धरण चिन्ह। सौरभ, वो डिसीजन मेरा है मोम। सजाना जी गुस्से से, मैं नहीं जानती, कुछ तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी बस। सौरभ गुस्से से, मैं नहीं करूंगा मोम, जो भी हो जाए। सजाना जी, मुझे मोम मानते हो तो उस लड़की से शादी कर लो। सौरभ, उसे कभी मेरी पत्नी का दर्जा नहीं मिलेगा। सजना जी, हम रेडी रहना, शाम को शादी है तुम्हारी। सौरभ वहां से गुस्से से चला जाता है। सजाना जी अपने मन में, मुझे पता है ये लड़की जरूर मेरे बच्चे को ठीक कर देगी पेलेडे से। रूही अपने मन में, कमाल ही, इनके घर में बातें शेयर नहीं करते क्या, अब वापस इनसे शादी करने पड़ेगी कहकर अजीब तरह से मुंह बिगाड़ने लगती है। तभी सजाना जी उसके पास जाती है। सजाना जी, माफ करना बच्ची, मैंने तुम्हें बिना पूछे अपने बेटे से शादी तय कर ली, पर क्या करूं, मैं भी मजबूर थी। मेरा बेटा थोड़ा गुस्सा करता है पर दिल का बुरा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रूही अपने मन में, थोड़ा गुस्सा ये क्या था। 2 दिन से मुझे परेशान किया रखा है एक थप्पड़ की वजह से। सजाना जी, क्या सोच रही हो तुम। रूही, कुछ नहीं, और अपनी आंखें नीचे कर देती है। सजाना जी, मुझे पता है यही सोच रही होगी ना, मैं तुम्हें बिना जाने कैसे अपने बेटे के लिए चुन सकती हूँ। हाँ तो उसे दिन शिवरात्रि पर मैंने तुम्हें वहां मंदिर में सब गरीबों की मदद करते हुए देखा। हम अमीर होके उनके लिए कुछ ना कर सके, पर तुमने उनके चेहरे पर खुशी ला दी। रूही उस दिन सोच स्माइल करने लगती है। सजाना जी, मेरे बेटे से शादी करोगी। रूही मन में, कर ली, कितने बार करूं और ये पता नहीं कहाँ गए। सजाना जी, बेटा तो मैं क्या समझूं, हाँ या ना। रूही हाँ में सिर हिला देती है।
सजाना, वैसे तुम्हें मेरे बेटे का नाम पता है? उद्धरण चिन्ह। रूही जी ऋष अंडरस्को इतना ही बोल पाए थी कि वहां सौरभ आ जाता है। सौरभ, आपका हो गया हो तो आप दोनों मेरे कमरे से जा सकती है, मुझे चेंज करना है। सजाना जी, शाम को शिव जी के मंदिर आ जाना में और ये लड़की आ जाएंगे। सौरभ एक लुक देके, आप दोनों बाहर जा सकते हैं। रूही धीरे धीरे उठकर जाने लगती है, तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने को होती है। तभी सौरभ उसे पकड़ लेता है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। तभी सौरभ को अपनी आंखों के सामने कुछ नजर आता है। एक खूबसूरत लड़की उसकी काले सौरभ की बाहों में हंस रही थी और सौरभ को चीढ़ा रही थी। सौरभ उसे नकली गुस्सा दिखा रहा था। ये सब याद आती है, सौरभ गुस्से से रूही को छोड़ देता है। रूही नीचे गिर जाती है, उसे अपने कमर में लग जाती है। सजाना जी रूही को उठाती और गुस्से से उसे देखने लगती है। सजना जी गुस्से से सरला सरला कहकर अपनी मेड को बुलाती है। सरला वहां आती है। जी मैडम, उस बच्ची को यहाँ से ले जाओ और संभाल के ले जाना। सरला जी, मैम। रूही और सरला वहां से चले जाते हैं। सजाना जी सौरभ की ओर देखकर, तुम भूल क्यों नहीं जाते उस लड़की को, वो तुम्हारा पास थी और ये लड़की तुम्हारा आज और आने वाला कल। सौरभ, मैं उस काल की आई लड़की को कुछ नहीं मानता मोम। सजाना जी, शादी शाम को है, आ जाना वरना मेरा मरा मुंह देखना, और इतना कहर वहां से चली जाती है। सौरभ गुस्से से वहां रखी फूलदान लेकर मेरे पर मारता है। आई हेट दिस गर्ल, उससे मुझे कोई नहीं बचा सकता, शादी करके मेरे घर ही आएगी ना पुअर गर्ल कहकर कपड़े पहनकर बाहर निकल जाता है। चैप्टर 11 सौरभ और रूही की शादी। अब आगे। सजाना जी वहां से जाकर ऋषभ को कॉल करती है। ऑन कॉल। ऋषभ, यस मोम। सजाना जी, शाम को तेरे प्यारे भाई की शादी है। ऋषभ, व्हाट? सजाना जी, हाँ, तुम जहां भी हो आ जाओ। ऋषभ, ब्रो मुझे बताया क्यों नहीं? सजाना जी, उसे मैंने मजबूर किया है। ऋषभ हंसते हुए, दैट्स माय लेडी बॉस। सजाना जी, कब आ रहा है तू? ऋषभ, मैं अभी निकल रहा हूँ, 5 घंटे में आ जाऊंगा। सजाना जी, हाँ, 4 घंटे बाद शादी है, जल्दी आ। ऋषभ, ओके बॉस कहकर हंस देता है। ऋषभ वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं सजाना जी रूही के पास कमरे में जाती है और उसे एक नई लाल साड़ी और कुछ ज्वेलरी पहनने को देती है। रूही, नहीं, इसकी क्या जरूरत थी आंटी जी? सजाना जी, पहले तो तुम मुझे मोम बुलाओ, और इसकी जरूरत है, ये मैंने मेरे बड़े बेटे की बहू के लिए बनाया है। रूही, आपके कितने बेटे हैं? सजाना जी, वो मेरे अंडरस्को तभी सजाना जी का फोन बजता है। सजाना जी रूही से, मैं आती हूँ। रूही, हाँ, मैं सिर हिला देती है। सजाना जी, तैयार हो जाओ, मैं आती हूँ। रूही लाल साड़ी लेके वॉशरूम में चली जाती है और तैयार होकर आती है। वो सजाना जी की दी हुई ज्वेलरी पहनती है और थोड़ा सा मेकअप करती है। रूही आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रूही थोड़ी सावली जरूर थी, पर आज उस पे एक दुल्हन वाला निखार आया था। वो आज अपने माँ बाबा को याद कर रही थी, उसकी आंखें नम थी। रूही अपने मन में, काश माँ और बाबा जिंदा होते, मेरा कन्यादान करते, वो कितने खुश होते। भले मैं उनसे प्यार नहीं करती, पर एक लड़की के लिए शादी बहुत बड़ी बात होती है। मैं हमेशा अपना पत्नी धर्म निभाने का प्रयास करूंगी, चाहे उन्हें मानसिक मनोबल या फिर शारीरिक जरूरतें कहकर रुक जाती है। उद्धरण चिन्ह। तभी सजाना जी की आवाज आती है, मैंने ऐसे ही नहीं तुम्हें बहुत चुना, मुझे पता है तुम मेरे बेटे को सुधार दोगी। रूही स्माइल दे देती है। सजाना जी, चले? रूही हाँ में सिर हिला देती है। दोनों मंदिर के लिए निकल जाते हैं। अंडरस्को। मंदिर पहुंचकर रूही और सजाना जी शिवजी के दर्शन करते और सौरभ का आने का वेट करते हैं। रूही अपने मन में, क्या मैं इन्हें बता दूं कि हमारी शादी हो चुकी है? हाँ, यही सही कहकर कुछ बोलने ही वाली होती है, पीछे से सौरभ की आवाज आती है। सौरभ, मोम जो करना है जल्दी करना, मेरी एक मीटिंग। सजाना जी पीछे मुड़कर, आ गया सावधान एक्सप्रेस। सौरभ कोल्ड लुक दे देता है। रूही मन में, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या इन्हें मजा आता है बार बार शादी करने का? सजाना जी रूही को सौरभ के पास बैठा देती है। पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं। सजाना जी बार बार बाहर देख रही थी, वो ऋषभ का वेट कर रही थी। वहीं पंडित जी के कहे अनुसार सौरभ और रूही हवन कुंड में आहुति दे रहे थे। तभी पंडित जी सजाना जी से, कन्या के माता पिता को बुलाए जाए कन्यादान के लिए।
रूही की आंखें ये सुन नम हो जाती है। सौरभ की नजर अब जाके रूही पर जाती है। आज रूही कमाल की लग रही थी। उसके वो हल्के गुलाबी होंठ, आंसू से भरी आंखें, सौरभ को उसमें डूबने का मन कर रहा था। तभी वो अपने विचार झटकता है। रूही पंडित जी से, मैं अनाथ हूँ। सजाना जी रूही को डांटते हुए, शुश ऐसा नहीं कहते बच्चे, मैं तुम्हारा कन्यादान करूंगी, तुम भी मेरू बेटी जैसी हो, कहकर खड़ी होती है और रूही का हाथ सौरभ को दे देती है। रूही सौरभ को देखती है जो एकदम शांत लग रहा था। उसकी नजर सिर्फ उस हवन कुंड में थी, वो बिना अपनी पलकें झपकाए देख रहा था। रूही एक फिक्की मुस्कान के साथ शिवजी को देखते हैं और अपने मन में, यहाँ पर भी मुझे पति का प्रेम नहीं मिलेगा, पहले माँ बाप का नहीं मिला, परिवार का नहीं मिला और पति का कहकर उसकी आंखें नम हो जाती है। पंडित जी फेरों के लिए तैयार हो जाए। दोनों खड़े हो जाते हैं और फेरे फिरने लगते हैं। वहीं सजाना जी उन पर फूल बरसा रही थी। खुश होकर पंडित जी 7 वचन बोल रहे थे, जिसमें रूही हर एक वचन का पालन करने की शपथ अपने मन में ली। दोनों फेरे लेके बैठ जाते हैं। पंडित जी कन्या के गले में मंगल सूत्र पहनाए। सौरभ मंगल सूत्र लेके रूही के गले में पहनाता है। रूही को अपने गले पर सौरभ के हाथ महसूस हो रहे थे। पंडित जी कन्या के मांग में सिंदूर भरे। सौरभ सिक्का लेके थोड़ा सिंदूर लेता है और रूही की मांग में सिंदूर भरने दे से जाता है। पीछे से आवाज आती है, मोम में आ गया। सजाना जी खुश होकर, ऋषभ तू आ गया। सौरभ रूही के मांग में सिंदूर भर देता है। रूही की आंखें बंद जो जाती है, पर ऋषभ का नाम सुन उसकी आंखें खुल जाती है। पंडित जी विवाह संपन्न हुआ, आपसे आप दोनों पति पत्नी हुए। ऋषभ ओ नो में लेट हो गया ब्रो, भाभी कौन है, उनका चेहरा तो दिखाए। सौरभ और रूही उठते हैं। सौरभ तुरंत ऋषभ और सजाना जी के पास जाता है। रूही वहीं खड़ी रहती है, उसकी पीठ उन तीनों के सामने थी। सजाना जी रूही आपने देवर से मिल ले। रूही पीछे मुड़ती और वो चौंक जाती है। दोनों भाई एक जैसे दिखते हैं, उनको पहचान पाना मुश्किल था। सिर्फ बाल में फर्क था, एक काले बाल वाला और एक भूरे बाल वाला। सजाना जी ये मेरा बेटा ऋषभ। रूही को ये सुन धक्का लगता है। ऋषभ भी रूही को देख, तुम। सजाना जी तुम इसे जानते हो। ऋषभ ऑफ कोर्स। सजाना जी मतलब तुम दोनों भाई ने मुझे से बात छिपाई। रूही डरते हुए, तो ये कौन है। सजाना जी और सौरभ दोनों रूही को देखते हैं। सजाना जी ओ रूही ये तुम्हारा पति सौरभ अरोरा, मेरा बड़ा बेटा। रूही ये सुन थक कर नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है और खुद में ही बोलते हुए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऋषभ व्हाट मोम, इसकी शादी भाई से कैसे हो सकती है। सजाना जी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बिहेवियर कर रहे हो। ऋषभ शी इज माई वाइफ, 2 दिन पहले हमारी शादी हुई है डेट के सामने। सौरभ व्हाट। सजाना जी हे शिव शंभू, ये क्या हो गया मुझसे, कहकर माथे पर हाथ रख नीचे वही बेंच पर बैठ गई। वहीं सौरभ और ऋषभ दोनों गुस्से से रूही को देखने लगे। रूही वहां से खड़ी हुई और मंदिर से भागकर चली गई। ऋषभ और सौरभ दोनों उसके पीछे जाने के हुए। तभी सजाना जी उसे अकेले रहने दो, मुझे तुम्हारे डेट से बात करनी होगी। चैप्टर 12 लाल रंग या खून। अब आगे रूही भागकर मंदिर के पीछे बने तालाब के तट पर जाकर खड़ी हो जाती है और अपनी छवि देखते हुए रोने लगती है। उसे सौरभ के साथ शादी करना याद आ रहा था, ऋषभ के साथ शादी करना याद रहा था, और उसकी पापा की कही हुई एक बात याद आ रही थी, बेटा पति हमारा हमसफर होता है, पति हमारा रक्षक होता है, जीवन के हर सुख दुख में साथ देता है, हमें कभी भी इस पवित्र बंधन का अपमान नहीं करना चाहिए जैसे तुम्हारी माँ ने किया। पैसे के खातिर किसी और को छीपर तुम अपनी माँ जैसी कभी मत बनना, हमेशा अपने पति का साथ देना और हमेशा उसे कदम से कदम मिला के चलना, चाहे पति कैसा भी हो, जब तक बात तुम्हारे सम्मान पर ना आए। हमारी छोटी सी 10 साल की रूही को कुछ समझ नहीं आता, पर वो हाँ में सिर हिला देती है। रूही को अब उसके पापा की बातें याद आ रही थी। रूही अपने कदम पीछे करते हुए, नहीं नहीं जैसे भी हुआ वो दोनों अब मेरे पति है। एक के साथ शादी न्यायमूर्ति की देवी के सामने हुई और एक के साथ शादी भगवान शिवजी के सामने, मुझे ये रिश्ता निभाना होगा, कहकर रुक जाती है। पर लोग क्या कहेंगे, तभी रूही पीछे मुड़ती है। पीछे ऋषभ, सौरभ और सजाना जी खड़े थे। रूही रोते हुए सजाना जी के पास जाती है। तभी सजाना जी एक थप्पड़ रूही के गाल पर जड़ देती है। रूही के आंख में से आंसू बहने लगते हैं। ऋषभ डेविल स्माइल दे देता है, अब मेरे थप्पड़ का बदला पूरा हुआ।
सौरभ के आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बस एकटक रूही को देख रहा था। रूही नम आंखों से सजाना जी को देखती है। सजाना जी गुस्से से, मैंने तुम्हें अलग समाज था, मुझे लगा तुम अलग हो सब लड़कियों से, पर मैं गलत थी, तुम्हें भी मेरे बेटों के पैसे से प्यार है इसलिए तुमने मुझसे शादी का सच नहीं कहा। रूही नहीं मोम, ऐसा नहीं है। सजाना जी गुस्से से, मोम मत बोल, मैं ही पागल थी जो तुम जैसी लड़की को बिना जाने मेरे बेटे की जिंदगी ले आई। तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मैं दे देता, शादी के बाद ज्वेलरी भी देती अपनी बहू को, पर तुमने तो मेरे दोनों बेटों की जिंदगी के साथ खेला, तुम तो नागिन हो, नागिन जो हमको ही डस दी। सौरभ गुस्से से, स्टॉप दिस नॉनसेंस मॉम, आप भी क्या इन गंवार लोगों की तरह बोल रही है। सजाना जी, पर बेटा। सौरभ, मैं ये शादी नहीं मानता, ना ही इसे अपनी पत्नी। ऋषभ भी गुस्से से, या मोम डेड ने खुद को मारने की जिद ना करती तो मैं भी हाँ नहीं कहता, शी एज डोंट रिजर्व मी बीसीज आई एम द रिजर्व अरोरा। सजाना जी, शादी हुई है बेटा सौरभ की मेरे महादेव के सामने और ऋषभ की न्यायमूर्ति की देवी के सामने। सौरभ, इसकी हैसियत नहीं है द सुरभ अरोरा की वाइफ होने की। सजाना जी, समाज सोसाइटी क्या कहेगा बेटा कि मैंने अपनी बहू ठूंकने में कंजूसी की एक ही लड़की को दोनों बेटों की बहू बना दी। ऋषभ डेविल स्माइल के साथ, मेरे पास एक आइडिया है। सजाना जी, क्या। ऋषभ, आपकी वो प्यारी काम वाली गाँव गई है ना, क्यों ना हम इसे रख ले, बाद में सोचते हैं आगे क्या करना है। सौरभ, हम जो करना हो करो, मुझे लेट हो रहा है। ऋषभ भी डेविल स्माइल के साथ, आखिर मछली जाल में फंस गई और वहां से चला जाता है। उद्धरण चिन्ह। सजाना जी, चलो कहकर रूही को खुद के घर ले जाती है। सौरभ अपनी मीटिंग के लिए जाने वाला होता है, तभी सजाना जी, सौरभ बेटा एक रस्म करके जाओ गृह प्रवेश की। सौरभ, मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता और यहाँ हमारी शादी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, गॉट इट। सजाना जी, छोटी रस्म है, कर ले, नहीं तो तुम्हारी दादी को जब पता चलेगा तो मुझे ही गलत कहेगी। सौरभ, हम चारों अरोरा विला निकल जाते हैं। दोनों भाई एक ही कार में थे और रूही सजाना जी एक ही कार में थी। रूही बस बप्पा को याद कर रही थी और उसकी आंखें थोड़ी नम थी। सब वहां पहुंच जाते हैं। रूही दरवाजे के पास खड़ी थी। ऋषभ रूही के राइट साइड और सौरभ रूही के लेफ्ट साइड खड़ा था। सौरभ अपने फोन में बिजी था और ऋषभ सिटी बजा रहा था। रूही नीचे मुड़ी कर आंख में आंसू लिए सो रही थी। तभी सजाना जी कनकू की थाली, कलश में राइस लेके दिए की थाली के साथ आती है और रूही के आगे आती है। सजाना जी थाली और कलश नीचे रख देती है और गुस्से से इसे नीचे घिरा पर रख के अंदर आना है। रूही हाँ में सिर हिला देती है। सजाना जी तीनों की आरती उतारती है। रूही कलश से पैर मार थाली में पैर रखती है, जिससे उसकी आह निकल जाती है। उसकी आंखों में से आंसू आने लगता है। सौरभ और ऋषभ दोनों रूही को देखते हैं, जिससे कि आंखें नम थी। दोनों उसे इग्नोर करते हैं। वहीं रूही के पैर में कांच के टुकड़े पैर में लग गए थे। रूही चलकर फरस पर चलती है, पर कनकों के निशान की वजह से उसका खून नहीं दिख रहा था। वहां सजाना जी के पीछे खड़ी लड़की ये देख मुस्कुरा रही थी, जिससे उसे पता हो कि उस थाली में क्या था। तभी ऋषभ उस लड़की को देखते हुए खुश होकर आयु बेबी कहकर उसे गले लगा लेता है। रूही दोनों को गले मिलते हुए देख रही थी। रूही को पैर में दर्द हो रहा था। उसकी आंखें नम थी। ऋषभ रूही के पास जाकर आयु की कमर पकड़कर मीट माय गर्लफ्रेंड आयुषी कहकर मुस्कुरा देता है। चैप्टर 13, झुकी हुई नजरों का कमाल। अब आगे। रूही आयु को ऋषभ के पास देख उसके आंखों में थोड़ी नमी आ जाती है और उसका पैर का दर्द भी बढ़ रहा था। तभी सजाना जी एक नौकर से, इसे गेस्ट रूम में ले जाओ। तभी आयु डेविल स्माइल करते हुए, आंटी इसे संता के कमरे में भेज दो, वैसे भी वो खाली है। ऋषभ, हम गुड आइडिया कहकर उस नौकर से इशारे में रूही को ले जाने को कहता है। रूही वहां से लंगड़ाते हुए जाने लगती है। तभी आयु ऋषभ के गाल पर हाथ रख, बेबी तुम मान गए हमारे रिश्ते के लिए। ऋषभ उसे धक्का देके, नेवर, ये जस्ट उसे दर्द दिलाने के लिए कहा था कहकर वहां से जिम में चला जाता है और बॉक्सिंग करने लगता है। सौरभ, मैं ऊपर ऑनलाइन मीटिंग में हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करना मोम। सजाना जी हाँ में सिर हिला देती है और वो भी अपने कमरे में चली जाती है।
वहीं वहां खड़ी आयुषी गुस्से से, तुम अरोरा बहुत घमंड है ना, खुद पर ये घमंड तोड़ा नहीं तो मेरा नाम आयुषी मल्होत्रा नहीं, कहकर डेविल स्माइल दे देती है और किसी को कॉल लगा देती है। ब्रो आप कहाँ है, आप मुंबई आ गए, कहकर विला से बाहर जाने लगती है। वहीं ऋषभ अपना गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल रहा था, उसे सौरभ का रूही की मांग भरना याद आ रहा था, वो पसीने से लथपथ हो चुका था। वो अपनी शर्ट निकाल जमीन पर फेंकता है और जिम में बने वॉशरूम में जाके नहाने चला जाता है। ये विला मल्होत्रा विला था, इसलिए ऋषभ की शर्ट या टी शर्ट वॉशरूम में नहीं थी, सिर्फ एक लोअर थी जो एक्स्ट्रा वहां रखी गई थी। वो चलकर मल्होत्रा विला के खुद के कमरे में जा रहा था। ऋषभ और सौरभ का अलग से विला था जो बाजू बाजू में जॉइंट था। और ये मल्होत्रा विला मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा का विला था। वो अपने कमरे की ओर जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर सर्वेंट रूम में जाती है। छोटा सा कमरा, एक सिंगल छोटा बेड और सामने एक अलमारी से ज्यादा कुछ नहीं था। उस कमरे के छोटे बेड पर रूही आंख में आंसू लिए अपने पैर को ऊपर कर कांच निकालने की कोशिश करती है, पर उससे दर्द की वजह से नहीं निकाल पाती। ऋषभ बाहर खड़े ये देख रहा था। उसके दिल में कुछ दर्द जैसा महसूस हुआ, पता नहीं उसे रूही का दर्द देखा नहीं जा रहा था। ऋषभ अंदर जाता है, वो शर्टलेस था। वो घुटने के बल बैठ जाता है और रूही का पैर उसके घुटने पर रखता है। रूही अपना पैर हटा देती है और ऋषभ से, नहीं, पति पत्नी के पैर नहीं छूते। ऋषभ अजीब नजरों से रूही को देखता है। व्हाट रबिश, मुझे तुम्हें छूने का कोई इंटरेस्ट नहीं है समझी, कहकर उसका पैर अपने घुटने पर रख हल्का हल्का कांच निकालने लगता है। रूही की नजर नीचे थी, उसके मुंह से आह निकल जाती है। ऋषभ ऊपर उसकी तरफ देखता है, रूही साइड में नीचे देख रही थी। उसे शर्म आ रही थी क्योंकि ऋषभ शर्टलेस था। ऋषभ की मस्कुलर बॉडी और नहाने के बाद उसके चेस्ट पर पानी की बूंदें थी जो चमक रही थी। ऋषभ धीरे से कहता है, जितनी दफा इन झुकी हुई नजरों को आपका दीदार होता है, खुदा कसम उस दफा इस दिल को कुछ एहसास होता है। उद्धरण चिन्ह। रूही ये सुन नजर उठाकर ऊपर ऋषभ को देखती है। ऋषभ झट से उसके पैर में से कांच निकाल देता है। रूही को कुछ अलग सा दर्द अपने पैरों में होता है। उसके दोनों हाथ ऋषभ के कंधे पर झट रख देती है और अपनी आंखें भिज लेती है और उसे कसकर पकड़ लेती है। ऋषभ उसकी छुअन को देखकर फिर से कहता है, कितनों छुआ है मुझे, पर तेरी छुअन का एहसास ही कुछ अलग है जिससे मेरे दिल को सुकून मिला है। रूही वापस अपनी आंखें खोल ऋषभ की बात सुनी और उसकी आंखों में खो जाती है। उसकी आंखों में कुछ अलग ही नशा था। ऋषभ दूसरे पैर में से कांच निकाल देता है। रूही के नाखून ऋषभ के कंधे में घुस जाते हैं। ऋषभ वापस रूही के हाथों को देखता है। ऋषभ रूही के पैर में दवा लगाकर पट्टी कर देता है और उसे एक नजर देख चला जाता है। ऋषभ देसे कमरे से बाहर निकालता है। उसकी आंखों में गुस्सा था। वो आयुषी को कॉल कर उसके बारे में पूछता है। आयुषी अरोरा ग्रुप में थी क्योंकि वो ऋषभ की पर्सनल असिस्टेंट थी। ऋषभ गुस्से से अपने कंपनी चला जाता है। सौरभ भी अंधेरे कमरे में बैठे उसके केबिन की लाइट ऑन ऑफ कर रहा था और कुछ सोच रहा था। शाम के 7 बजे भी ऑफिस चल रहा था क्योंकि एक प्रोजेक्ट के काम के सिलसिले में कुछ एम्प्लॉयज की नाइट ड्यूटी थी। ऋषभ गुस्से से अपने केबिन में जाता है जहां आयुषी उसका इंतजार कर रही थी। आयुषी खुश होते हुए, तुम यहाँ आ गया, क्या काम था? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ आयुषी को गुस्से से पकड़, तुमने उस थाली में कांच के टुकड़े डाले थे हान। आयुषी चौंक कर, वो मुझे अंडरस्को इतना ही कह पा रही थी कि ऋषभ बीच में ही बोलता है, मेरी मोम जैसी भी है वो उस इंसान के मुंह पर सब कहती और करती है, ऐसे पीठ पीछे किसी को चोट नहीं पहुंचाती। आयुषी भी गुस्से से, हाँ मैंने किया क्योंकि वो हम दोनों के बीच में आ गई है इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। ऋषभ गुस्से से, मैंने कभी तुम्हें प्यार नहीं किया और हाँ मैंने कभी भी रूही को शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं चाहा, मैंने हमेशा उसे बातों से चोट पहुंचाई है, अगर चाहता तो मैं उसे थप्पड़ मार सकता है पर मैंने उसे छुआ भी नहीं है, अगर अगली बार उसे हट करने का सोचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रखूंगा, और वहां से चला जाता है। आयुषी अपने मने में डेविल मुश्किल के साथ, मैं ये तो चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारा भाई उसके करीब जाओ, उससे प्यार कर बैठो, फिर कहकर हंसने लगती है और पूरे जुनून से मैं उसे छीन लूं और अपने फोन किसी की फोटो देख उसकी आंखें नम हो जाती है। चैप्टर 14 बाइट और किस। अब आगे। रूही बेड पर बैठी हुई थी तभी सजाना जी अंदर आती हर और रूही से, जाओ जाके किचन में हमारे लिए खाना बनाओ। रूही हाँ में सिर हिलाकर लंगड़ाते हुए जाने लगती है। उसने किचन देख किया था।
सजाना जी, मेरे बच्चों की जिंदगी खराब किए तुमने, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रूही धीरे धीरे किचन में जाती है और आसपास सब सामान देखने लगती है। एक मेड आके उसे जरूरत के सारे सामान को बता देती है। रूही एक साइड आलू बॉईल करने रख देती है और एक साइड आटा मसलने लगती है। वो एक साइड चावल दाल भी रख देती है। वो पूरी बनाने लगती है। करीब 1 घंटे 45 मिनट बाद 9 बजे खाना रेडी हो जाता है। रूही ने मटर आलू की सब्जी, पूरी, खीर, जीरा राइस और दाल फ्राई बनाया था। साथ में पकौड़े बनाए थे। पूरा किचन खुशबू से महक उठा था। रूही खाना सर्वेंट से सर्व कराती है टेबल पर। तभी ऋषभ, सौरभ और सजाना जी आती है। रूही के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके दोनों पतियों को खाना पसंद आएगा। आखिर रूही खाना बनाने में माहिर थी। ऋषभ का ध्यान खाने पर जाता है। वो गुस्से से शीला को बुलाता है, शीला शीला। शीला भागते हुए आती है और डरते हुए, जी सर। ऋषभ, तुम मेरा और ब्रो का डाइट भूल गई हो क्या? हम ये सब तला हुआ नहीं खाते। शीला, सर वो ये खाना मैंने नहीं बनाया, ये खाना छोटी मेम ने बनाया है। ऋषभ, छोटी मेम? ओह, वो कब से तुम्हारी मेम हो गई? वो सिर्फ एक नौकर है। सजाना जी गुस्से से रूही को, तुम सिर्फ मौका ढूंढती हो ना मेरे बच्चों को परेशान करने का। रूही हकलाते हुए, नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था। उद्धरण चिन्ह। सजाना जी, तुमने जाना भी कब है? रूही, वो। सजाना जी, क्या वो? तभी किसी की रौबदार आवाज आती है, शट अप। सब वहां देखते हैं। सौरभ गुस्से से दोनों सास बहू को घूर रहा था। रूही नजर नीचे कर देती है। रूही का यूं नजर नीचे कर देना डर के मारे सौरभ के दिल में कुछ कुछ होने लगा। वो गुस्से से उठकर वहां से जाने लगा। ऋषभ भी गुस्से से वहां से जाने लगी। सजाना जी भी रूही को ताना देते हुए, आज तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार भूखा सोएगा। रूही ये सुन उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। आखिर उसकी क्या गलती थी? उसे थोड़ी पता था उनके घर के लोग कैसा खाना खाते हैं। सब वहां से चले जाते हैं। रूही जमीन पर बैठकर रोने लगती है। उसे के पैर दर्द कर रहे थे, फिर भी उसने अपने पतियों और सास के लिए खाना बनाया था। वो खड़ी होकर वहां रखे बप्पा की मूर्ति के पास जाती है और हाथ जोड़ रोने लगती है। बप्पा, मेरी ही लाइफ क्यों इतनी मुश्किल है? बचपन से मैं ही क्यों? कहकर रोने लगती है। वो अपना सिर रख देती है बप्पा के पैर में। तभी उसे अपने सामने अपने पापा दिखते हैं। वो अपने आंसू पोंछ मुस्कुरा देती है। वो खड़ी होकर किचन में जाती है और एक प्लेट खाना लेकर ऋषभ के कमरे में की ओर जाने लगती है। ऋषभ के कमरे के बाहर रूही डोर नॉक करती है। ऋषभ कमिंग कहता है। रूही अंदर जाती है और टेबल पर प्लेट रख हकलाते हुए, प्लीज प्लीज खाना खा लीजिए। ऋषभ इतनी मीठी आवाज सुन ऊपर देखता है और उसके चेहरे पर सख्ती हो जाती है। रूही अपनी नजर नीचे कर, प्लीज। ऋषभ, निकलो यहां से। रूही, जब तक आप खाना नहीं खाओगे मैं यहां से नहीं निकलने वाली। ऋषभ बेड पर से खड़े होकर रूही के पास जाने लगता है। रूही पीछे पीछे होने लगती है। ऋषभ उसके बहुत करीब आ जाता है। रूही दीवार से टकरा जाती है। ऋषभ दोनों हाथ रूही के आजू बाजू रख, हम इतनी हिम्मत की मुझे ऑर्डर दे। रूही नीचे देखते हुए, नहीं वो। ऋषभ उसकी खुशबू लेते हुए, वो क्या? रूही कुछ नहीं कहती। ऋषभ, नहीं खाता मैं खाना, क्या करोगी हान? रूही, ऊपर देख, मैं अपने हाथों से खिला दूंगी। ऋषभ डेविल स्माइल कर, खिला दो। रूही सोफे की ओर जाने लगती है। ऋषभ भी सोफे पर बैठ जाता है। रूही एक निवाला ऋषभ को देती है। ऋषभ रूही के हाथों से पहला निवाला खा लेता है। रूही दूसरा निवाला खिलाती है। ऋषभ उसकी उंगली को काट देता है। रूही जोर से चिल्ला देती है। ऋषभ के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ऋषभ रूही को देखते हुए, दर्द की भी अपनी एक अदा है, ये तो सहने वाले पर ही फिदा है। रूही ऋषभ के सामने देखती है। ऋषभ 3-4 बार रूही को काट देता है। रूही उसके हर दिए हुए दर्द को अपने में समाना चाहती थी। ऋषभ, ओके बस अब तुम जा सकती हो। रूही हाँ में सिर हिलाकर चली जाती है। ऋषभ प्लेट देखता है। उसे वाकई में खाना अच्छा है लगा था। वो खाना खाने लगा था। रूही बार खड़ी होकर ऋषभ को देख रही थी और मुस्कुराकर, गुस्से वाले हैं पर इतने भी बुरे नहीं है। फिर रूही प्लेट लेकर सौरभ के कमरे में जाती है। वो डोर नॉक करती है पर कमरे में कोई नजर नहीं आ रहा था। वो रूम में डरते हुए जाती है और टेबल पर प्लेट रख देती है और जैसे ही पीछे मुड़ बाहर जाने को होती है वो किसी से टकरा जाती है। रूही का बैलेंस बिगड़ जाता है। रूही उस आदमी को लेकर बेड पर गिर जाती है।
रूही अपनी आंखें खोल सामने देखती है, सामने सौरभ लेटा हुआ था। उसके पर जो अभी शावर लेके आया था सौरभ शर्टलेस था। उसने सिर्फ टोवेल पहना हुआ था। रूही सौरभ से अचानक गिरने से उनके होंठ आपस में मिल जाते हैं और दोनों की आंखें बंद हो जाती है। रूही की पकड़ सौरभ के कंधे पर थी, सौरभ की पकड़ रूही के कमर पर थी। चैप्टर 15 कांच टूटना। अब आगे। रूही अपनी आंखें खोल सामने देखती है, सामने सौरभ लेटा हुआ था। उसके पर जो अभी शावर लेके आया था सौरभ शर्टलेस था। उसने सिर्फ टोवेल पहना हुआ था। रूही सौरभ से अचानक गिरने से उनके होंठ आपस में मिल जाते हैं और दोनों की आंखें बंद हो जाती है। रूही की पकड़ सौरभ के कंधे पर थी, सौरभ की पकड़ रूही के कमर पर थी। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। सौरभ को कुछ अलग ही एहसास होता है। सौरभ उसे किस किए जा रहा था। सौरभ सिर्फ टॉवल में था, तभी उसके आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें आने लगी। फ्लैशबैक। एक लड़की उसके सीने से लगे हुए, बेबी किस मी। सौरभ शैतानी से मनाकर उस लड़की को चिढ़ाने लगता है। वो लड़की गुस्से से मुंह फूलाकर भागकर चली जाती है। सौरभ भी उसके पीछे भागकर जाने लगता है। वो लड़की हंसते हुए, अब पकड़ के दिखाओ बेबी। सौरभ, हाथ लग गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा कहकर हंसने लगता है। वो लकड़ी का पेड़ मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। सौरभ डरते हुए, रुद्राक्षी। फ्लैशबैक एंड। सौरभ की आंखें खुलती है, उसका चेहरे पर बेहद गुस्सा था। सौरभ शॉर्ट टेम्प था, पर जब गुस्सा आता तो हद से ज्यादा आता था। वो गुस्से से रूही पर से उठता है और वही रखा फूलदान उठाकर मिरर पर मारता है, जिससे कांच बिखर जाते हैं और कुछ कांच उड़कर रूही पर आते हैं, पर सौरभ अपना हाथ रूही के मुंह के आगे कर देता है। रूही अपनी आंखें बंद कर देती है, सारे कांच सौरभ के हाथ पर लग गए थे। सौरभ वैसे ही गुस्से में खड़ा था, उसके हाथ से खून बह रहा था। उसे इस दर्द का कुछ एहसास नहीं हो रहा था, जितना उसके दिल में था। रूही 2 मिनट बाद आंखें खोलती है, उसके सामने सौरभ का हाथ था। रूही गहरी सांस लेती है। जब वो नीचे देखती है तब वो चौंक जाती है। खून के टीपे तेजी से बह रहे थे। रूही सौरभ का हाथ पकड़ लेती है। सौरभ रूही का हाथ झटक के वार्डरोब में जाता है। वो जाते जाते रूही से, मेरे आने से पहले कमरे से बाहर चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रूही एक दरवाजे के सामने देखती है, फिर नीचे पड़े खून के टीपों की तरफ। वो वहीं खड़े सौरभ का इंतजार करती है। सौरभ लोअर पहने कमरे से बाहर आता है। अभी भी सौरभ शर्टलेस था। उसकी जिम में बनी मस्कुलर बॉडी दिख रही थी। सौरभ रूही को अपने सामने देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। रूही देखती है अभी भी खून बह रहा है और सौरभ ने सिर्फ रुमाल बंधा हुआ है। सौरभ रूही से कुछ कहने जाता है, तभी रूही अपने कोमल उंगलियां सौरभ के होंठ पर रख उसे चुप करने का इशारा करती है। सौरभ बस उसे घूर रहा होता है। रूही सौरभ का दूसरा हाथ पकड़ उसी बेड पर बैठाती है और धीरे धीरे चलकर फसेटेड बॉक्स फूंकने लगती है, क्योंकि अभी भी कांच के टुकड़े कमरे में थे। सौरभ बस उसे ही देख रहा था। रूही उसके पास आकर नीचे घुटने के बल बैठने को होती है, तभी सौरभ उसे हाथ पकड़ ऊपर बैठाता है और सख्ती से, मुझे नहीं पसंद कोई औरत मेरे सामने घुटने के बल बैठ जाए। रूही हामिश सिर हिला देती है और सौरभ का हाथ पकड़ दवाई लगाने जाती है, तभी सौरभ रूही से, मैंने तुम्हें कमरे से बाहर जाना को कहा था, गई नहीं तुम। रूही नामे सिर हिला देती है। वो नीचे देख हकलाते, वो जब तक आप खाना नहीं खाएंगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। सौरभ अपनी आंखें बंद कर, मेरा सब्र का इंतकाम मत लो, जाओ यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। रूही, वो। सौरभ उसकी ओर देखते हुए, स्पेक। रूही, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी मोम भी बिना खाए सो जाऊंगी। सौरभ गहरी सांस लेता है। रूही झट से उसके हाथों से कांच निकालती है। सौरभ को दर्द होता है, वो कुछ बोलने ही जाने वाला होता है कि रूही हल्की सी किस उसके गालों पर दे देती है, जिससे सौरभ शोक हो जाता है। रूही ये चक्कर में उसे जल्दी से पट्टी कर देती है। सौरभ को सोच में था, इस वजह से उसे दर्द नहीं होता। जब सौरभ को एहसास होता है उसने क्या किया, तब वो गुस्से से रूही को देखता है। रूही अपनी आंखें नीचे कर, हो गया। सौरभ कुछ समझ नहीं पाता। रूही अपनी आंखों से नीचे देखने का इशारा करती है। सौरभ नीचे अपने हाथ की तरफ देखता है, जहां अच्छे से रूही ने पट्टी की थी। सौरभ बेड पर से उठाता है। रूही झिझकते हुए, खाना। सौरभ उसकी ओर देखकर अपने हाथ दिखा देता है जिसे में चोट लगी थी।
रूही नीचे जमीन की ओर देखते हुए थोड़ा हल्के से मगर डरते हुए, मैं खिला दूं। सौरभ गुस्से से रूही को देखता है। रूही डरते हुए, नहीं वो मेरा मतलब है कि आपके हाथ में चोट लगी ही इसलिए। सौरभ सिर्फ हम कहता है। रूही अपने हैंड वॉश करके आती है और सौरभ को सोफे पर बैठाकर खुद अपने गोद में थाली रख धीरे धीरे सौरभ को खिलाने लगती है। रूही नीचे देख खिलाने लगती है, सौरभ बस उसे ही देख रहा था, उसके वो हमले गुलाबी होंठ, उसकी आंखें जिसमें वो सच्चाई ढूंढने की कोशिश कर रहा था। सौरभ को उसकी आंखों में कुछ नहीं दिख रहा था सिवाय मासूमियत से। सौरभ रूही से, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, क्या उन्होंने ये नहीं सिखाया कि पैसों के लिए ऐसा खेल नहीं रचते? रूही सौरभ की आंखों में देखते हुए, आप तो मेरा यकीन कीजिए मुझे सच में नहीं पता था। ऋषभ जी तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते हैं, पर आप तो सुलझे हुए लगते हैं। ऋषभ जी के नाक पर हमेशा गुस्सा रहता है, पर आप ऐसे नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सौरभ गुस्से से उसे देख रहा था। रूही को अब जाके एहसास होता है कि उसने क्या कह दिया। वो नीचे नजर कर देखने लगती है, उसके हाथ कांप रहे थे। अब आगे क्या होगा? कमेंट, लाइक एंड रिव्यू देना ना भूले।